गूगल फॉर्म, और नंबर 2 टेलीग्राम चैनल, राइट। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए साहब, याद कर रहे थे तो मैं आ गया, ठीक है। चलिए, शरी अग्रवाल जी कहते हैं प्लीज़ स्टार्ट लाइव एट 12 AM, इट गेट्स वेरी लेट। अब मैं कुछ बोलूँ? आगे चलते रहने देते हैं, ठीक है। रोज़ रोज़ उसी बात को करने से कोई मतलब थोड़ी है। ना मैं अपना गला थकाऊँ, ना आप अपना गला थकाइए, और ना आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कीजिए, ठीक है। प्रफुल्ल साड़े जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो शुरू कहाँ से करें? शुरू आपकी सेहत से, और सेहत की बात जहाँ होती है वहाँ कई सारी बातें आती है। वैक्सीन लगवानी नहीं लगवानी, तो साहब नहीं लगवानी का जो दौर है वो बड़ा ख़तरनाक ढंग से चल रहा है, ज़रा इसको देखिए। Alors, on est ici à Stockholm en Suède, à la marche pour la liberté. Non, on passe vaccinale. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde. C'est ici Momochi, direct de Stockholm. ये नज़ारा देखिए साहब आप। हमारे यहाँ तो एक ही आदमी पेड़ पे चढ़ता है, यहाँ तो इतने सारे चढ़ गए। On a beaucoup और साहब इनको वैक्सीन नहीं लगवानी है, rassemblé. On sait qu'en Suède, c'est plus calme, mais il y a ठीक है भैया, वैक्सीन नहीं लगवानी हमको, हम नहीं लगाएंगे भैया, हम मर un जाएंगे। truc, le vaccin. भाषा अलग है इसलिए आपको अच्छी लग रही होगी अंग्रेज़ी में तो। Et en Norvège aussi, en Norvège, le Finlandsheim a aussi déclaré que les deux doses fonctionnent pas bien contre Omicron. Voilà, les gens se réveillent, les gens comprennent ce qui se passe. On va avoir un ये अंग्रेज़ों की जमात है स्वीडन, स्वीडन से तस्वीरें आ रही हैं, ठीक है साहब। वैक्सीन पास ना, ना कोई वैक्सीन पास नहीं चलेगा भाई, मना कर दिया लोगों ने। ये स्थिति है भाई। पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं, आपको अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं ना, आप अपने बच्चे से बोलते हो अंग्रेज़ी बोलो, अंग्रेज़ी बोलो। अंग्रेज़ी बोलने से कुछ नहीं होने वाला सर, एक भाषा है वो सिर्फ, और फिर भी लंका लगा रहे हैं अंग्रेज़ी बोलने के बाद भी। तो ज़रा समझिए इसको। अब कुछ लोग कहेंगे आपको अंग्रेज़ों से नफ़रत है, आपको गोरों से नफ़रत है, आपको कालों से नफ़रत है। सबसे हो गई सर, पे बचा कौन? ठीक है ना। तो ये स्थिति है साहब, ये हालत है, क्या बोले। मतलब बड़े ही अचंभे की बात है, बड़ी कमाल की बात है। किन्हीं सज्जन ने लिखा, अच्छा एक चीज़ और है, एक से बढ़कर एक ज्ञानवान आते हैं हमारे लाइफ पर। मतलब कभी कभी मुझे लगता है मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं फालतू में आता हूँ यहाँ पर, मेरी आवश्यकता ही नहीं है, मेरे से ज़्यादा ज्ञान वाले बैठे हुए। किन्हीं ने लिख दिया फ्रांस में, फ्रांस में साहब किसी को इंडियन फ्लैग दिख गया, किसी को कुछ दिख गया। मतलब हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग तो मूर्ख हैं, बुद्धू हैं। सर न्यूज़ चैनल इसको स्वीडन बता रहा है, स्टॉकहोम की ये तस्वीरें हैं, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। तो माफ़ कर दो मेरे को, उस न्यूज़ चैनल को, जिसने बेचारे गरीब आदमी ने, उसको पता नहीं था हमारे पास में, हमारे लाइव में इतने समझदार लोग आते हैं, इतने ज्ञानवान लोग आते हैं, इतने रायचंद आते हैं, गजब के लोग हैं। तो पता नहीं था उनको, बेचारे गलती से वो अपने चैनल चला रहे हैं। उनको मना करता हूँ उन लोगों को, बंद करो तुम लोग, कहाँ तुम लोग ये 5-5 हज़ार करोड़ के छोटे मोटे सेटअप लेके बोलते रहा। हमारे लाइव पर समझदार लोग आते हैं, फ्री वाले लोग आते हैं, उधर आओ, उधर से ज्ञान लो, फिर बताओ। उधर वीडियो चलाया करो, वो जो बोल देंगे उसे लिखा करो। ये मत बताया करो स्टॉकहोम का है, स्वीडन का है, ये नहीं बता सकते आप। ये रायचंद और ज्ञानचंद से बड़ा परेशान हूँ आज। पहले रायचंद और ज्ञानचंद की बात कर लूँ 2 मिनट में। अच्छा, रायचंद ज्ञानचंद खूब मिलते हैं कानपुर, हमारे कानपुर में बहुत बहुत सारे हैं ब। एक ने लगाया, बोर्ड लगाया, नया नई दुकान खोली मिठाई की, बोले यहाँ शुद्ध देसी घी की ताज़ी मिठाई मिलती है। अब रायचंद आ गए, ज्ञानचंद आ गए, बोले क्यों, अशुद्ध देसी घी की भी मिलती हैं क्या? बोले नहीं नहीं, अशुद्ध की क्यों, शुद्ध की मिलती हैं।
तो बोले अशुद्ध देसी घी भी होता, बोला अशुद्ध काय को, नकली घी होगा, अशुद्ध देसी घी कैसे हो जाए? बोले तो फिर घी काय के लिए लिखा है शुद्ध देसी घी? शुद्ध हटा बे, अब हटा बे, शुद्ध हटा, शुद्ध हटा दिया उसने, प्रिंट कर दिया। दूसरे ज्ञानचंद आए, बोले देसी घी की, अबे बोले घी क्या देसी तो होता और कौन सा घी होता है? हाँ ये बात भी सही। बोले देसी का गला, अब तो देसी हटा बे, देसी भी पोत दिया। फिर आया, बोले मिठाइयाँ घी की, बोले बस घी की देते हो, दूसरी नहीं देते? मावे की, इसकी उसकी तमाम सारी और नहीं देते? बोले नहीं देते। तो बोले घी काहे लिख रखा है बे? घी लिख के आदमी लौट जाएगा, वो देखेगा, वो कहेगा इसके कलाकंद नहीं मिलता होगा। बोले हाँ बात तो सही। अब तो हटा बे, घी भी हट गया साहब। अब क्या बचा? ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। एक और ज्ञान, कहा बे बासी भी बेचता है क्या? बोले नहीं। तो बोले ताज़ी कहाँ लिखा है फिर? अंडरस्टूड है, मिटा बे। ताज़ी भी मिट गया, अब रह गया मिठाइयाँ मिलती हैं। दूसरा, बोले कहा बो नमकीन भी बेचता है, रोटी पूड़ी भी बेचता है क्या? बोले नहीं। तो बोले फिर दिख तो रहा है, कहाँ लिख रखा है मिठाइयाँ मिलती है? मिठाइयाँ भी मिट गया साहब। अब बचा मिलती है। फिर आए ज्ञानचंद रायचंद, कहा भाई नहीं भी मिलती है का? बोले नहीं नहीं मिलती है ना। तो मिलती तो दिख रही ना, नहीं मिलती तो लिखो मिलती है, मिटा बे, मिलती है भी मिट गया। अब पूरा बोर्ड खाली। फिर आए रायचंद ज्ञानचंद, अब कहा भाई मिठाई की दुकान खोलो, साले लिख तो दो शुद्ध देसी घी की ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो ऐसे ही रायचंद ज्ञानचंद हमारे यहाँ भी बहुत है। तो ऐसे तमाम सारे रायचंद ज्ञानचंदों को मेरा दंडवत प्रणाम। सर आप सबको दंडवत प्रणाम मेरा। हमें तो कभी कभी लगता है कि 18-18 घंटे हम लोग फालतू आंखें फोड़ते हैं। आप लोगों से राय ले लेनी चाहिए और आप लोगों के हिसाब से ही चला लेना चाहिए, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए भी और उन चैनल्स के लिए भी इजी हो जाएगा। मतलब बुरा नहीं मानिएगा, एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है। और बहरहाल जिसका हमने आपको दिखाया, ये जो आपको हमने जो वीडियो दिखाया, सर इस वीडियो को अब तक पूरे विश्व के अंदर 4.5 करोड़ लोग देख चुके हैं वहाँ, लेकिन कोई गया नहीं अपने जैसा। अब क्या बात कर रहा है, स्वीडन नहीं है, फ्रांस है। अब इंडिया का झंडा था, अंदर दिखता नहीं है तुमको बुढ़ाऊ? कोई गया नहीं था सर वहाँ बताने। सॉरी, मूर्ख लोग हैं 4.5 करोड़ लोग जिन्होंने देख लिया अभी तक। कोई बात नहीं, अपन लोग इंटेलिजेंट हैं। तो चलूँ सर आगे चलूँ, या और किसी को राय वाय देनी है तो सर दे दो, अभी दे दो। बाद में आप बीच में राय दोगे तो क्या है, उस समय मेरा मूड कैसा हुआ मुझे पता नहीं। अभी तो मूड अच्छा है, नया नया स्टार्ट किया, तो अभी अपन बंद भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लग रहा है कि फालतू का चल रहा तो अपन बंद कर सकते हैं। जीवन राजपूत जी धन्यवाद, सप्तऋषि जी धन्यवाद, विष्णु शर्मा जी, वरुण शर्मा जी धन्यवाद, ठीक है। और राकेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्मॉल ग्रेटिट्यूड बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पुरुषोत्तम सिनोजिया जी और वेंकटेश MA लिटिल सर्विस एंड एक्सेप्ट, बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश जी। शबरन सरकार कहते हैं सर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ सर, मेरा धर्म है DRDO में काम करने का, मेरा ड्रीम है। अच्छा सर, अच्छा मेरा ड्रीम है तो धर्म ही पढ़ेंगे ना, हिंदी पढ़ते जा रहे हैं तो। सर DRDO में ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? वो किधर चली गई? नौकरी थी इधर पे एक, ये पर्ची ले जाना भाई साहब, मेरा नाम ले देना, मिल जाएगी। सर ऐसे होता है क्या लाइव चलते चलते में? फ़ोन कर लो सर, है ना, फ़ोन कर लिया करो, इतना परेशान मत हो, ठीक है। और उसके लिए DRDO की डिफेंस की सर्विसेज अलग से निकलती हैं। आप वो एक वो आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, पहले आता था, अभी पता नहीं आता है कि नहीं आता, आता होगा 100%, है ना, उसी में निकलेंगी। इसकी सरकारी जॉब है, वहीं निकलेगी, है ना, उस पर ध्यान रखिएगा। लगता है जब मिठाई में डिनर में मिठाई, नहीं डिनर मिला नहीं है सब, तो सर यहीं लोगों का भेजा खाकर ही काम चला लें, ठीक है। दिन भर यही करते करेंगे तो कोई घर में कोई डिनर देगा? कोई नहीं देता, भगा देते सब लोग। चलिए तो शुरू करें, कुछ और राय वाय कुछ बकाया बाकी हो तो बता दो यार, मतलब हम तो टेंशन में रहते हैं इस चक्कर में। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये हाल है विदेश का, हमारे देश का क्या हाल है? हमारे देश का हाल भी आपको देखना चाहिए। आइए भाई, ये क्या है? मैं ये देखकर हैरान हूँ कि अभी तक इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है, अभी और बर्फ़ ऊपर पड़ रही है। हार्ट अटैक आ जाएगा भैया इतनी बर्फ़ देख के तो।
ना ना, कोई पिकनिक मनाने थोड़ी जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कोई पिकनिक मनाने जा रहा है तो आप गलत फहमी में, कोई पिकनिक नहीं मना रहा। ये भाई साहब टीकाकरण के लिए जा रहे हैं। सोचिए कितनी मुश्किल से पहुंचते हैं और लोग पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो ये भारत का टीकाकरण चल रहा है, लगातार चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। ठीक है। पराग सोनटक जी थे, गुड इवनिंग सर, जय श्री राम। बहुत दिनों बाद लाइव देखा हूँ जॉब की वजह से, लेकिन हर एक वीडियो देखता हूँ। आप बढ़िया काम कर रहे हो, धन्यवाद पराग जी फॉर योर स्वीट स्टोरी एंड मिमिक्री। अब क्या करें भैया, बतानी पड़ती छोटी छोटी स्टोरियाँ, क्या करें। तो साहब ये स्थिति है। कल हमने एक न्यूज़ ली थी, वो लेकिन न्यूज़ जल्दी जल्दी में अधूरी रह गई थी। आज उस न्यूज़ को ज़रा पूरा ले लें। आपके बच्चों को लेकर जो कोविड की बात आ रही ना, तो ज़रा थोड़ा सा इसमें आंकड़ों पर नज़र डाल लें। लोकनायक हॉस्पिटल में 27 बच्चे एडमिट हुए हैं, जिनमें से पिछले 3 हफ्तों में 13 अभी भी हॉस्पिटल में, यानी 27 में से 13, ऑलमोस्ट 50% अभी भी हॉस्पिटल में है ना। ठीक है ना। 3 जो हैं वो ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर पहुंच गए, यानी जितनी जनसंख्या आई थी उसका 10% वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। तो थोड़ा सा अपन इसको समझ लें, है ना। बच्चों को थोड़ा लाइटली ना लें। बच्चों में थोड़ा सा नुकसान की स्थिति हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों का, है ना। ज़रा सा भी अगर आपको शक होता है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत टेस्ट करा लें। राइट। बच्चों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बात कल अधूरी रह गई थी, इसलिए आज इसको पूरा करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं से कहीं तक किसी का कोई नुकसान हो। अच्छा, अभी क्या किसी ने बोला मिमिक्री और उसके लिए कहानी के लिए, अरे क्या बात कर रहे भाई, तो रोज का काम है थूकना, हमारा रोज का काम है। हम किधर भी थूक के निकल जाते हैं। आप भी खाते हो ना गुटखा, थूकते हो ना। हाँ 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 हाँ, आपके लिए एक तस्वीर लाया हूँ। या आपके गुटके, थूके हुए गुटके को साफ कर रही हैं। सोचिए, आपने जो थूका उसको कोई दूसरा व्यक्ति साफ कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नौकरी, उसकी ड्यूटी, उसको पैसे की आवश्यकता है। ये भी किसी की माँ होंगी। इनकी जगह आप अपनी माँ को रख लीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? अब आपको कैसा लग रहा है? दोबारा जब थूके ना, एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, ज़रूर सोच लीजिएगा, जो मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही अपनी माँ को यहाँ रख लीजिएगा। ठीक है। शायद आपके मुंह से थूक निकले नहीं। इस आदत से बाहर आ जाइए भाई। ठीक है ना। प्रमिला सूरी जी कहते हैं, फ्रॉम कोविड एवरीबडी प्लीज़ टेक केयर, इट्स वेरी डिबिलिटेटिंग डिजीज़। बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी रिकवर करें और एकदम बढ़िया, जितनी सुंदर अभी आप हैं उससे और ज़्यादा सुंदर होकर वापस लौट कर आएँ प्रमिला जी। चलिए तो ठीक है, समझ में आ गया ना। जाने खाने खाते ही क्यों है, सही बात है। बदतमीज़ों के हज़ार्डियस, अब क्या करें सर। देखिए ऐसे लोग होते हैं तो उनको समझाना भी पड़ता है। खैर बहरहाल, कल हमने एक आपको ट्वीट दिखाया था और वो NFSU को लेकर हमने एक बात करी थी कि किस प्रकार से वहाँ घोर वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, और ट्रेनिंग देंगे तब क्या होगा, फिर वही ट्रेनिंग होगी। बहरहाल NFSU ने वो ट्वीट तो डिलीट कर दिया, एक नया ट्वीट आ गया, लेकिन उसमें वो गायब हैं, मैडम गायब है, बरखा मैडम गायब हो गई सुबह 10 बजे ऑनवर्ड्स। ठीक है। यहाँ बरखा मैडम गायब हो गई। अब इन्होंने इसके बाद भाषण दिया या नहीं दिया तो हमें नहीं मालूम, लेकिन की स्पीकर में आस्था पांडे, डॉक्टर आस्था पांडे आ गई। और भी हैं की स्पीकर्स, लेकिन वो मैडम गायब हो गई। अभी उनका क्या हुआ इसका देखेंगे, इसका भी विचार करेंगे। चलिए और एक बात, कल हमने आपको एक और पेपर दिखाया था। कौन सा वाला? ये वाला, कि भैया सिद्धार्थ वरदराजन को बुलाया गया है। कल अपन ने इस पर खूब हंगामा काटा था। हंगामे के पहले क्या हुआ? दैट मोमेंट व्हेन भक्त्स रियलाइज द यूनिवर्स डज नॉट डांस टू देयर ट्यून। बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, भक्तगणों को देखो ऐसी की तैसी हो गई, मैं तुम्हारी सरकार में तुम्हारे यहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? कांड हुआ सर। उसके बाद में अजीत दत्ता जी इनसे पूछते हैं, कहते हर्ड लेक्चर वॉज कैंसल्ड, डिड यू स्पीक टू सून सिद्धार्थ?
आपने जल्दी कर दिया, थोड़ा जल्दी बोल दिया, लेक्चर कैंसिल हो गया, सुना। नीचे लिखते हैं हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट वॉज, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो गया, बट यू मिस द पॉइंट। लेकिन तुम एक पॉइंट मिस कर गए। गवर्नमेंट के पास पावर है कैंसिल करने की, फलाने ठिकाने, मतलब बधाई हो, वरदराजन साहब का भी कैंसिल हो गया। जेऊ गए भैया, भाषण देने जा रहे थे, पैसे कमाने जा रहे थे, इनका भी कांड हो गया। और देखा जाए तो हैट्रिक हो गई। अभी बरखा का मालूम नहीं है, बरखा दत्त का क्या हुआ, लेकिन जो हैट्रिक है वो सामने ये रही आपके सामने। नंबर 1 ये थे देवदूत पटनायक, गायब, इनकी स्ट्रीम चली ही नहीं। नंबर 2 अशोक स्वाइन, ये पहुंच गए थे बाहर, इनका भी प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया विदाउट गिविंग एनी रीज़न। नंबर 3 सिद्धार्थ गए थे, ये भी बाहर, इनका कैंसिल कर दिया गया। प्रोग्राम पूरा हुआ, इनका भाषण नहीं हुआ। तो ये देख रहे हो आप, ये आपकी ताकत है बॉस। और ये जो चोर चोट्टे जो बैठे हुए ना उचक्के टाइप के, ये जो सोचते हैं कुछ भी कर लेंगे धीरे से बैठे बैठे, तो ये संभव नहीं है। आइए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेल्ट डाउन हो गया साहब, न्यूज़ में छप गया। द वायर सिद्धार्थ वरदराजन हैज़ अ मेल्ट डाउन आफ्टर तेलंगाना इंस्टीट्यूट कैंसल्स सेशंस विद हिम मेंट टू ट्रेन ऑफिसर्स, व्हाट हैपेंड। हंगामा कर दिया लोगों ने, लंका लगा दी, बड़े गुस्सा हो गए, दुच्छा हो गए बेबी, ओले बेबी, दुच्छा हो गए। इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने इससे भी बुरे काम किए हुए जब आप लोग सरकार में थे, हम बस बोलना नहीं चाहते। आप लोग जब सरकार में थे तब आप लोगों ने दूरदर्शन में लोगों को, अच्छे कलाकारों को ये कहकर परफॉर्म नहीं करने दिया कि नहीं आप ये नहीं गाओगे, आप श्री राम की स्तुति नहीं गा सकते, इसलिए आपको परफॉर्म नहीं करने देंगे। आवाज़ तो बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर किसी को मेरी बात पर शक हो रहा हो, लोक गायिका हैं मालिनी अवस्थी, आप उनसे पूछिएगा, वो इस बात की तस्दीक कर देंगे। कृष्णा स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जीत गए, बड़े खुश हो गए, ताली बजाओ सब लोग, बजाओ। नहीं, ताली नहीं बजानी है, कुछ नहीं जीते हैं। ये उचक्का, ये चोर अभी भी वहीं बैठा है डीओपीटी में। ये कौन सा आईएएस है, इसको निकाल के बाहर कराना है, इसको निकाल कर बाहर कराना। ये हर जगह इन लोगों के नाम घुसा रहा बार बार, जिस दिन आपसे चूक होगी उस दिन हो जाएगा। इसलिए ये जो आईएएस बैठे हुए हैं, ये जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनको बाहर करना है हमको। खुश नहीं हो जाना कि हम तो जीत गए जी, बहुत बढ़िया हो गया, कुछ नहीं हुआ, या कल फिर कुछ नया प्रोग्राम आएगा फिर उसमें आ जाएगा। ये तो किस्मत अच्छी की चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, नहीं आ रही होती तब क्या करते। तो आप लोगों की जो ताकत है, उस ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए डीओपीटी पर, और जो भी मंत्री हैं इनके, उन पर जमकर प्रेशर बनाइए कि आखिर कौन था वो जिसने ये लिस्ट बनाई थी, और क्यों नहीं उसको अभी तक सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाता, उसको घर भेजा जाए, कंपलसरी रिटायरमेंट उसको दिया जाए, ताकि वो आराम से अपने घर बैठकर नेतागिरी कर सके, जो उनको करना वो कर सके जीवन में। राइट, चलिए तब तक वरदराजन जी के लिए टॉफ़ी दे देते हैं, लॉलीपॉप चूसो आप, ना रियलिटी में दे देते हैं। आपके बच्चे भी खाते होंगे ना लॉलीपॉप। चलिए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। आऊँगा सर, गोवा पर भी आऊँगा। आपके बच्चे भी खाते तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सीधा बोलते हैं उसमें कोक का जिलेटिन है, कोक का बताते हैं उनको। हाँ, ये नहीं और जो नहीं पूछा वो खा लिए तो क्या? अब तक कुछ तो आगे सीधा खा लेते हैं, तो पूछते हुए तो उसमें कौन कुछ क्या मतलब? वो तो खा लेते हैं। आप लोग हैं पॉलिसी लगाइए ना यार, ये गलत है ना ये। नहीं वो तो है, मानते हैं, अब लेकिन इसके लिए क्या है, देखिए ये हिंदू धर्म को सीधा सीधा भ्रष्ट करने का आपकी कंपनी की पॉलिसी दिख रही मेरे को। आप रेड और ग्रीन मार्क लगा के रख दिए हैं, इससे आप ये साबित करते हैं कि वेजिटेरियन है। इतने छोटे से मार्क से कोई बात सही है कि मार्क लगाया जाता है, ग्रीन का वेजिटेरियन, रेड का नॉन वेजिटेरियन का। आदमी कह समझेगा कि वेजिटेरियन है और ये नॉन वेज है, ये नॉन इसमें क्या मिला येलो यदि सभी में जो रेड है सभी में हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उल्टा आपको बोल रहा हूँ कि जैसे कि कोई बोलता है ना कि इसमें एग ही तो बने, सर एग नहीं है ना चिकन है, इसमें उसका जिलेटिन होता है, वो जो जगह के सभी में सुअर मिला रहता है, सभी में वही रहता है। इसको कहीं दिखते सभी में सुअर मिला रहता है कैंडी में, ठीक है ना। हम भी नहीं देखते, आप भी नहीं क्यों देखते। नहीं आप लोगों को पूछा? नहीं कैंडी तो जो है उसमें तो यहाँ पे लिखना तो कर अलाउ नहीं है हमारे पास। नहीं लाऊंगा, अब करवाएंगे मेरा। तो साहब वहाँ लिखेंगे नहीं कि इसमें जिलेटिन मिला, सुअर की चर्बी मिली है। नॉन वेजिटेरियन कैंडी और वेजिटेरियन कैंडी, ये कैंडी रख दिया, बच्चा तो आएगा, उसको क्या मालूम, वो तो बेचारा देखेगा खा जाएगा। जब इनसे पूछा कि आप बताते हैं लोगों को, तो बोले कोई पूछता है तो बताते हैं, अगर किसी ने पूछा तो बताएंगे। सोचिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये ग्रीन कलर के स्क्वायर में ग्रीन कलर का एक
सर्कल वो वेजिटेरियन होता है, रेड कलर के स्क्वायर में रेड कलर का सर्कल वो नॉन वेज का होता है। अब ये लोग आए खरीदने। देखिए, मैं एक हाउस ऑफ कैंडी दुकान के बाहर में खड़ा हूँ। यहाँ पे बच्चे आते हैं और कैंडी की डिमांड करते हैं। बहुत सारे वेजिटेरियन बच्चे भी आते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कैंडी में पोर्क मिला हुआ, मतलब सुअर का मांस मिला, उसकी जिलेटिन मिली है। सारे मॉल्स में हाउस ऑफ कैंडी इस प्रकार से संचालित की जाती है। हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। विदेश की कंपनी है, हाउस ऑफ कैंडी नाम है, और इस प्रकार से सुअर खिलाया जा रहा है। इसको कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया, जिसको मैंने बताया आपको। सिर्फ रेड मार्कर और ग्रीन मार्कर लगाकर कहीं ना कहीं लोगों से छुपाया जा रहा है इस चीज को, जिसका भंडाफोड़ आज कहीं ना कहीं होना जरूरी था कि हमारे नौनिहालों को इस प्रकार से सुअर। भाई ये बात अपने आप में बड़ी गंभीर है, क्योंकि बच्चों को जो है, बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि रेड और ग्रीन में क्या फ़र्क है। आप अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं, ग्रीन मार्का खाने की हर चीज़ पर होगा, रेड मार्का खाने की हर चीज़ पर होगा, लगभग हर चीज़ पर होता है। जैसा कि आप देखते कई बार दवाइयों पर नहीं होता है, हालांकि उन पर भी होना चाहिए। दवाइयों को उससे अछूता रखा, इसलिए रखा क्योंकि जिस दिन क्योंकि लगभग काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिस पर रेड मार्का आ जाएगा, तो फिर आप खाएंगे नहीं वो दवाइयाँ, इसलिए उनको अलग रखा गया। तो इसलिए अगली बार यदि आपका बच्चा कैंडी की जिद करे तो थोड़ा देख लीजिएगा वेजिटेरियन कैंडी खिला रहे हैं आप या सुअर की चर्बी आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं। वो सुअर चाटता हुआ तो घर नहीं आ रहा है, सुअर की चर्बी चाटता हुआ, और आप बड़े खुश हैं। देवाशीष दास जी कहते हैं, सर उड़ीसा में एक हिंदू गांव से हूँ। आज हमारे गांव में एक मुस्लिम आया, उसने बिरयानी सेंटर खोला, वो भी हनुमान मंदिर के सामने। इसको गांव से कैसे हटाओ? गांव वालों से मिलकर हटवा दीजिए, है ना, 10-15 लोग मिलकर उनको वहाँ से चलता कर दीजिए ना। शासन प्रशासन को भी पूरा गाँव साइन करके दे दे कि हम यहाँ हमें कोई इस तरह का आदमी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से डीओपीटी के मंत्री जी भी वहाँ सेक्युलर मिजाज के हैं, अरिंदम चौधरी जी करें। कोई बात नहीं सर, उनकी भी विदाई हो सकती है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई सीट अपने जो पैदा होता तो चिपका कर पैदा होता है ना। सीट है सर, चली जाती है, मिलती है तो चली भी जाती है। सेक्युलरिज्म का ज़माना चला गया, सेक्युलरिज्म इज़ नो मोर। राजेश कुमार जी प्रणाम भैया आपको। हेमंत शाह जी नमस्ते। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा दोबारा कैंडी खिलाएं तो थोड़ा सोच के खिलाइएगा। हमने एक न्यूज़ और दिखाई थी आपको। कौन सी न्यूज़? ये दिलशाद की, जमानत पर निकले थे और रेप के आरोपी थे। तो जिस लड़की का रेप किया था उसके पिता ने इनको गोली मार दी थी। तब हमने, जिस दिन इनको गोली मारी गई थी उस दिन हमने कहा था, और मेरे इस बात को लेकर कुछ लोगों ने, जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले, वहाँ उनके ग्रुप्स में जाकर ये जो वीडियो है बड़ा चला कि इन्होंने झूठ बोल दिया। देखो ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपने ग्रुप में चलाते हैं वीडियो ले जाके, आपसे आपके बराबर ही मेहनत करते हैं ना, कोई कम नहीं करते। मार्शमेलो में गाय की चर्बी होती है, नयन शाह जी कहते हैं। ठीक है सर, मैंने देखा नहीं, मैं खाता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, बहुत दूर रहता हूँ उनसे, तो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी लोग वेरीफाई कर लें, हम भी वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ ये वाली बात हुई कि भाई ये देखो प्रोपोगेंडा चल रहा है और वो बेचारा मारा गया, ऐसा वैसा। उसकी खबर भी आ गई भाई, इसकी खबर भी आ गई। जमानत पर निकला, धमकाता था दिलशाद, वायरल करता था तस्वीरें। गोरखपुर मामले के पीछे लव जिहाद, आत्महत्या को मजबूर था परिवार। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? आज 22 तारीख को ये चीज़ें मीडिया में आ गई, हमने आपको थोड़ा पहले बता दिया। जमानत पर निकला, धमकाता था दिलशाद, वायरल करता था तस्वीरें। उसका गैंगरेप करते समय तस्वीरें भी खींची थी, वो तस्वीरें उसकी ब्लू फिल्म में उसकी वायरल करता था। तो परिवार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो आत्महत्या करता। तो आत्महत्या को मजबूर था परिवार, यही बताया था आपको, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो भाई और हिंदू नाम से रहते थे साहब, हिंदू नाम से रहते थे। सबसे मज़े की बात तो ये है। चलिए एक और हमने आपको वीडियो दिखाया था जो साउथ से आता है। साउथ का वो वीडियो था जिसमें वो बच्ची मरने से पहले अपना बयान दे रही होती है, और मुझे समझ में नहीं आता। मैंने लोगों से पूछा था क्या ऐसा ही कहा, तो लोगों ने बताया हाँ सही कहा था। ठीक है ना। तब क्या, उस वीडियो में क्या था? मेरा एक निवेदन है मोहित जी और आप तमाम सारे लोगों से, या तो आप वासिम से ही बात कर लो बाहर जाकर इस लाइव को छोड़ के। मैंने 36 बार बोल दिया, मुझे सारे कमेंट दिखते हैं, फिर बीच बीच में बार बार इंटरप्ट करने की क्या आवश्यकता है? क्यों ज़बरदस्ती का टीआरपी दे रहे हो? अगली बार से मैं मॉडरेटर से निवेदन करूंगा, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं खुद से ब्लॉक कर दूंगा, है ना।
पहले भी मना किया, @ करके टैग करके कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। जिसको जो कहना है कहते रहने दीजिए ना सर, अब अपना काम कीजिए ना, वाई यू डिस्टर्बिंग द लाइफ। वो अपना काम कर रहे हैं, आप उनको करने दीजिए, है ना, छोड़ दीजिए, मत पड़िए इस चक्कर में ना, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर। तो एक वीडियो और था जो तमिलनाडु का था, जिसमें बच्ची बोलती है कि मेरा जो है मेरे ऊपर कन्वर्जन के लिए दबाव बना रहे थे, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, इसलिए मैंने सुसाइड किया। उस पर भी कुछ लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं था वो नहीं था, पूरे मीडिया ने नहीं उठाया उसको। ठीक है ना। अब आइए, तमिलनाडु, ईसाई न बनने पर हिंदू छात्रा से टॉयलेट साफ करवाता था स्कूल, धर्म नहीं छोड़ा और दे दी जान। टॉयलेट साफ कराते थे साहब, ईसाई नहीं बनने पर। ये स्थिति है, ये स्थिति है। जान दे दी उस बच्ची ने, उसी का वीडियो हमने दिखाया था। आखिरकार 22 जनवरी को ये न्यूज़ भी आ गई, और ये न्यूज़ भी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं करी है, ना 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 ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक ही है जो कवर करता है, सुदर्शन न्यूज़। बाकी किसी की तो हिम्मत ही नहीं होती, बाकी को तो डर लग जाता है, बाकी तो हिम्मत ही नहीं करते ना। तो ये स्थिति है, ठीक है ना, कमाल है। एक और आए, नाम ले लूँ इनको नाम का शौक है, सरदार गौड़ जी। कहते सर जिलेटिन एल्गी प्लांट भी होता है। वो स्टोर पे खड़ा हुआ जो मैनेजर है वो गधा है सर, उसको पता ही नहीं है। उसको कंपनी से ऊपर से बताया गया है इसमें सूअर का मांस, उससे पूछ रहा है जिलेटिन क्या है, वो कहता है पोर्क। वो बता रहा है सूअर का मांस है इसमें, मतलब उसको नहीं पता है, अपन को ज़्यादा पता है, अपन लोग रायचंद ज्ञानचंद हैं। अच्छा, उसने वहाँ रेड लगा रखा है, तो एल्गी तो ग्रीन में आएगी, रेड में नहीं आएगी, वेजिटेरियन में आएगी, उसमें नहीं आएगी। अच्छा, तो कंपनी वाले बेवकूफ़ हैं, उन्होंने रेड लगा रखा है, कहते पोर्क है इसमें। अच्छा, अपन को ज़्यादा पता है। अच्छा, बताते हैं, वो कैंडी वाले को बताएंगे, सिर्फ कंपनी को बताएंगे। हमारे यहाँ रायचंद ज्ञानचंद आते हैं, आप हमारे यहाँ आया करो, हमारे यहाँ सीखा करो, हम बताएंगे कि आप क्या डाल रहे हो क्या नहीं। वो डालेगा ना मांस, उसमें घिस घिस के सूअर का, अपन कहते हैं मांस नहीं है, तेरे को नहीं पता, हम बताएंगे, तो उस पर ग्रीन स्टिकर लगा। कोई नहीं सर, आप खाइए, आपको मुबारक हो। उदय नारायण सिंह जी, कीप इट अप, कहते हैं धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसी बातें मत करो सर, कम से कम वीडियो तो सुन लिया करो। उस जो कह रहा आपको सुनाई दिया था कि नहीं सुनाई दिया था, दोबारा से उसको भी प्ले करूं। कह रहा सामने वाला, हम तो उसी की बात मानेंगे ना, राइट सर। इज पोर्क प्रोहिबिटेड इन हिंदुइज्म, विकास भट्ट जी कहते हैं सर वो धर्म का जिन्होंने ठेका लिया ना वो बताएंगे, हमारे पास में नहीं, हमारे पास में एनालिसिस का ठेका है। हमने इतना ही ठेका लिया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा ले नहीं पा रहे थे हम। ठीक, तो ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर अपन उसको देखेंगे। कैसे सहन कर लेते हो साहब आप, अब मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ मैं। ठीक है, कमेंट आते तो लेने भी पड़ते हैं। खैर, इस सारी पूरी घटना को, इस पूरे घटना को बड़े अच्छे से कार्टून में जो दिया गया वो ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरह से कार्टून पर इसको उकेरा। तो ये है, प्रोफेसर साहब कहते हैं आप नहीं जानते पोल्ट्री भी होता है। सर बिल्कुल हो सकता होगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, हो सकता है लटकते हो उस पर, लोग तोड़ के ले आते हो, ऐसा भी हो सकता है। फल होता है कि सब्जी होती है? शुक्ला जी आपका काम बहुत मुश्किल है, अपूर्व जी कहते हैं सर मैं क्या करूं, मतलब बहुत दिनों से मैं बहुत दिनों से देख रहा था ज्ञानचंद रायचंद को। आज मतलब मैं टारगेट बनाकर बैठा था कि आज ज्ञानचंद रायचंद का आज सफाया करेंगे बैठ के, बहुत हो गया है ना, तो मेहरबानी करें। ठीक है ना। के मंजुनाथ जी के न्यूज़ ऑफ स्मॉल गर्ल्स कन्वर्जन इन तमिलनाडु न्यूज़ शोन इन सम साउथ इंडियन न्यूज़ चैनल्स। अच्छा सर, यहाँ मेन स्ट्रीम में तो किसी की हिम्मत ही नहीं रही, हाथ ही नहीं लगाता आदमी, और ही नहीं 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 कर ही नहीं सकते, उनके खिलाफ में कुछ बोल देंगे तो भैया आफत हो जाएगी। कमाल। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी खबर, सारी बड़ी खबर होती है, नहीं नहीं ये वाली असली बड़ी खबर है, कल की बड़ी खबर की तरह। कल दो बड़ी खबर थी, एक तो सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लग गई वहाँ पर, किंग जॉर्ज की चली गई। आज एक और बड़ी खबर हो गई सर, एक और, बीटिंग द रिट्रीट। ओ हो, उसमें से कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ चला गया, गायब हो गया। अब
Abide With Me has been dropped from this year's beating retreat ceremony. It will not be. Abide With Me has been dropped from this year's beating retreat ceremony. It will not be part of the beating retreat for the first time since 1950. It will be replaced with "Ae Mere Watan Ke Logo." अबाइड विद मी सॉन्ग रिमूव्ड, माई ला सॉन्ग हटा दिया, मम्मी लोएगी, अबाइड विद मी हटा दिया, हमारे साथ रहो आखिरी सांस तक। क्या था अबाइड विद मी? अंग्रेजों का गाना था, अंग्रेज का था, हमको क्या करना? मेक इन इंडिया चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, वैक्सीन हम अपनी बना रहे हैं, गाना दूसरे का गाएंगे बीटिंग द रिट्रीट पर। ये भी अजब है यार। अच्छा वैसे बीटिंग रिट्रीट क्या होता है आपको मालूम है? पहले एक कमेंट देता हूँ, जो लोग कमेंट में लड़ते हैं ध्यान लाइव से नहीं सुनते, लोग कमेंट में लड़ते हैं, भाई जो लोग लड़ रहे हैं इन सबको ब्लॉक कर दो एक ही लाइन से, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है ना? रट्टा कहूँगा। तो बीटिंग रिट्रीट क्या होता है? बीटिंग रिट्रीट बेसिकली वही है जो हमारे यहाँ होता था। राज तनेजा जी नमस्ते। वही है जो हमारे यहाँ होता था। क्या कि जब शाम हो गई, शंखनाद हो गया तो आ जाओ, वापस आ जाओ, अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही अंग्रेज़ों में 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उन्होंने भाई बीटिंग रिट्रीट इसको बना दिया। क्या बोले कि जब सब लोग वापस आ जाएंगे, किले में वापस आ जाएंगे, तो वो एक साइन रहता था, तो एक शूट करते थे, जैसे लाइट इल्यूमिनेटिंग बम होता ना, इस तरह का शूट करते थे कि भाई ठीक है हो गई शाम, सब लोग वापस आ जाओ। दैट इज़ बीटिंग रिट्रीट। ठीक है। भाग में बाहर है कि मोटा बिल्ला लेकर घूमते हो। तो अब क्या, तो ये बीटिंग रिट्रीट है। अब इस बीटिंग रिट्रीट में, भारत में जो बीटिंग रिट्रीट है, बीटिंग द रिट्रीट, उसमें क्या, उसमें तमाम तरह की धुन बजाई जाती है। उन तमाम सारी धुनों में एक धुन, ये जो हमारे यहाँ जो धुन बजती है वो है अबाइड विद मी। अब अबाइड विद मी क्या है, जरा अबाइड विद मी को अपन देख लें पहले। ये रही अबाइड विद मी। अबाइड विद मी इज अ क्रिश्चियन हाइमन बाय स्कॉटिश एंजेलिकल हेनरी फ्रांसिस, a prayer for God to stay with the speaker throughout life and in death. It was written by Light in 1847 and he was dying from tuberculosis. Tuberculosis से 1847 में जब वो मर रहे थे तब वो है ना, तब उसने ये लिखा। तो लिखा तो इसका उपयोग कहाँ होता है, आइए जरा देख लें इसका उपयोग कहाँ का। ये पूरी वो बीटिंग अबाइड विद मी वो वाली है, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं साहब, जरा इसको सुन लें, यहाँ पर भी दी हुई है। One of the most sung hymns at funerals. This is really a prayer to God to stay with him in death as he did with us in life. ओ ले भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, विकीपीडिया कह रहा है। तो अच्छा, जब मर जाते हैं लोग तब जो है, तब इसको प्ले किया जाता है कि हमारे साथ जीवन में, मृत्यु में, आखिरी समय तक हमारे साथ रहो। काय के लिए इतना ऐसा करना? कुछ अच्छा हो जाएगा, ए मेरे वतन के लोगों हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना, ठीक है, रिप्लेस कर दिया उसको, ए मेरे वतन के लोगों से कर दिया। ठीक है, सही है, मज़ा आ रहा है, वोट वसूल हो रहा है आपका। अरे यूसुफ भाई थम जाओ भाई मेरे, देख लिया कमेंट आपका, पहली बार में देख लिया, आ रहा हूँ उस बात पर भी आऊँगा, क्यों टेंशन लिए हो, मुझे पता आपके दिल में क्या है, उस पर भी करेंगे, है ना। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटेगी, 100% होगा सर, सब पर होगा, एनालिसिस किसी चीज़ का नहीं छूटेगा। ठीक है बॉस, चलिए, हम भारतीय हैं इसलिए हमारा जो भी सॉन्ग है या जो भी म्यूज़िक है वो हमारे भारतीय ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर।
अब इसके बाद चलते हैं एक महाझूठ की तरफ, महाझूठे वाल, महाफर्जी वाल के पास। आज इनका एक्सपोज बहुत ज़रूरी है। सुने ज़रा पहले क्या कह रहे हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का, अब तो खैर पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं, वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी हैं, हम तो डोर टू डोर ही करते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का, अब तो खैर पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं। अच्छा, इस फर्जी को जब तक कुछ याद नहीं आती ना तब तक तो बड़े धीरे धीरे बोलता है, अटक के, और जैसे ही इसको कुछ याद आ जाता है ना तो बड़ 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 करके भाग लेता है। वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी हैं, हम तो ईमानदार पार्टी है? अरे चोर पार्टी, एडवर्टाइजमेंट के चोरी करने वाले, चोर पार्टी। डोर टू डोर ही करते हैं। चलिए, कहते हैं हम ईमानदार पार्टी हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, हम नहीं देते बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, ईमानदार पार्टी, हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये किसके लिए कहा? ये खालिस्तानियों के लिए कहा ताकि वो इनको पैसे दे दें कि पैसे नहीं है इसके पास चुनाव लड़ने को। सही तरीका है, सही जा रहे हो बॉस। लेकिन आइए इनकी ज़रा एक एक करके इनकी ज़रा असलियत देख लें। जनसत्ता, विज्ञापनों पर हर दिन 16 लाख खर्च करती है अरविंद केजरीवाल सरकार। अरे गजब, बस 16 लाख कौन से ज़्यादा है? एक मिनट, मई 16 2016, ये तो 2016 की न्यूज़ है यार। 2016 में कहते ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तब 16 लाख रुपए खर्च करते थे एक दिन में। फिर क्या हुआ? फिर आपके विज्ञापन पर 4 गुना ज़्यादा खर्च, आपने विज्ञापन पर 4 गुना ज़्यादा खर्च किया, आम आदमी पार्टी ने 4 गुना ज़्यादा खर्च किया। कब? 2018 में। ठीक है, कितने थे वो? 16 को 4 कर लेना भाई, उतने पे पहुंच गई अब कहानी। ठीक है, ये विज्ञापन नहीं देते वाले लोग हैं। और देखिए इसमें एक भी चीज़, ये पूरा जो एनालिसिस करूंगा इसमें कहीं भी किसी भी पार्टी का आरोप या किसी पार्टी का बयान नहीं दिखाने वाला हूँ, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। बहुत सारे थे, हमने सारे हटा दिए। हम सिर्फ वो बात करेंगे जो आंकड़ों पर है। तो ये देते हैं ऐड या नहीं देते हैं, ज़रा ये देख लें। आइए साहब, अब इनका आंकड़ा भी देख लें। ये रहा इनका आंकड़ा। प्रदूषण पर सिर्फ 56 करोड़, विज्ञापन पर 717 करोड़ खर्च। 2015-16 में 81 करोड़ खर्च हुए थे विज्ञापन पर, फिर 67 करोड़, फिर 111 करोड़, फिर 45 करोड़, फिर 199 करोड़, फिर 293 करोड़, कुल 717 करोड़। ये आपके सामने है इनकी पूरी फिगर। क्लियर है? ये कह रहे थे विज्ञापन पर हम खर्च नहीं करते। अच्छा, आए देखें जरा। केजरीवाल ने, दिल्ली में कोरोना का कहर के बीच सीएम केजरीवाल ने 3 महीने में विज्ञापनों पर लुटाए 150 करोड़। आरटीआई से हुआ खुलासा। जब दिल्ली कोरोना से मर रही थी उस समय 3 महीने में 150 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए पर डे, पर मंथ। कितना हुआ? 1.5 करोड़ से ज़्यादा पर डे ये खर्च कर रहे थे। जब दिल्ली सांस नहीं ले पा रही थी, दिल्ली के पास ऑक्सीजन नहीं थी, तब इनके पास ऑक्सीजन के जो टैंकर थे ना, उनका भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था। इन्होंने ये कहा था भाड़ा देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं, टैंकर तो है ही नहीं हमारे पास, उसका भाड़ा देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। ये केजरीवाल जी ने कहा था। आज कहते हैं कि हम ऐड नहीं देते। ऐड की इनकी और कहानी देख लें। क्या ये अपराध नहीं है? दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के लिए लगाई फटकार। कहते क्या ये अपराध नहीं है? इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या ये अपराध नहीं है? हाँ? तो साहब और आगे देखिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट का दिखाएंगे हम आपको। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। सरकारी खर्च पर देश भर में अखबारों में क्यों विज्ञापन देते हैं केजरीवाल? देश भर में देने का आपको अधिकार ही नहीं है। आप जिस जगह हो आपको वहीं देना चाहिए। इसके बावजूद ये बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई केजरीवाल को। ठीक है ना, बार बार दिल्ली के बाहर इनको ऐड देना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐड तो छोड़िए, दिल्ली में स्कूल प्रचार में बच्चों को झोंकने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरी सरकार को लगाई फटकार। कहा 24 घंटे में एक्शन लो। बच्चों तक को प्रचार में झोंक दिया। पैसा तो वहाँ तक समझ में भी आता है, बच्चों को भी झोंक दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है तब जाके इनके समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इनको समझ में आया। और ये आदमी इतने आराम से खड़े होकर झूठ बोलता है, चौड़े में झूठ बोलता है कि मैंने
कोई हमारे पास हम ईमानदार, तुम कितने बेईमान हो हम दिखा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा विज्ञापन की जगह कर्मचारियों को समय पर वेतन देते तो कहीं ज़्यादा नाम हो सकता है। विज्ञापन, ये भी विज्ञापन पर ही इनको, ये भी कोर्ट से ही, दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार पड़ी है। और देखिए, वायु प्रदूषण झूठे बहानों पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अपने विज्ञापन खर्च का भी, आपके विज्ञापन खर्च का भी करा सकते हैं ऑडिट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक इनको झाड़ा, तुम्हारे विज्ञापनों का भी ऑडिट करा सकते हैं। ये कह रहे हैं हम विज्ञापन नहीं देते, हम ईमानदार सरकार हैं, सबसे ज़्यादा चोर सरकार, लोगों की ऑक्सीजन का पैसा आपने विज्ञापन में उड़ा दिया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट वॉर्न्स आप गवर्नमेंट ऑफ ऑडिटिंग एड स्पेंड एमिड एयर क्राइसिस, प्रदूषण पर कुछ नहीं करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने आके बोला जितने ऐड देते हो ना सब बंद करा देंगे तुम्हारे, तब धमकी दी जाकर। ये इनकी स्थिति, सुप्रीम कोर्ट तक इनको लताड़ लगा रहा है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लॉकडाउन लगाए पर ये तो बताएं अब तक किया क्या है। लॉकडाउन लगा वो तो ठीक है, इन्होंने उसके बाद बोला कि लॉकडाउन लगा देंगे। लॉकडाउन ठीक है भाई, ये तो बता दो तुमने किया क्या प्रदूषण पे, कुछ किया है कि नहीं किया? कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, बस ऐड देना है। स्पेंडिंग ऑन प्रोपोगेंडा थ्रू एड एक्सपेंसेस, नॉट पेइंग एमसीडी सैलरीज, इज दिस नॉट क्रिमिनल? दिल्ली हाई कोर्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर एक बार इनसे कहा क्या ये क्रिमिनल नहीं है? लोगों के पैसे नहीं देना, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, और तुम अपने अखबार में ऐड दे रहे हो। ये कहते कि हम ऐड नहीं देते। अच्छा जी, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए साहब। मोदी सरकार पर विज्ञापन रोकने का आरोप, सीजीआई ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा के पहुंच गए कि साहब हमारे को ऐड नहीं देने दिया जा रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। क्या कहा था मालूम है? आइए यहां देखें। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका दिल्ली की ओर से आरोप, जिस पर फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन दिखाई देते हैं, विज्ञापन कहां रुके हैं? तो साहब ये हालत है, बड़ा कमाल है यार। मतलब ऐड देने, अंट शंट देने, हमारे हिसाब से देने, पार्टी का ऐड सरकार के खाते से दूंगा, नहीं देने दोगे तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वहां से भी पिट कर आए, लगातार पिट कर आए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से। केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, कहा विज्ञापनों पर खर्च ना करें, कर्मचारियों को सैलरी दें। लगातार नॉन स्टॉप कहते हैं हम ऐड नहीं देते, ईमानदार सरकार है। केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, विज्ञापनों में खर्च बंद करें, कर्मचारियों को सैलरी दें। कर्मचारियों की सैलरी खा के बैठे हैं एमसीडी की। इसलिए काम नहीं हो रहा दिल्ली में, क्योंकि इनको एमसीडी का चुनाव जीतना है, इसलिए एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी खा के बैठे हैं, उनसे स्ट्राइक करा रहे हैं। इन्हीं के लोग अंदर बैठ के स्ट्राइक करा रहे हैं, और फिर क्या कहेंगे? एमसीडी तो बीजेपी के अंडर है। समझ रहे हो ना आप? इस तरह से आपको गुमराह करेंगे दिल्ली वालों को, फिर दिल्ली वाले फंसे। एड्स फॉर पोल्स ओनली, दिल्ली हाई कोर्ट रैप्स आप गवर्नमेंट फॉर स्किम्पिंग ऑन पब्लिसाइजिंग कोविड-19 इन्फो। समझ में आया आपको? स्किम्पिंग का मतलब होता है जिस चीज की आवश्यकता है वो नहीं देना, उसको रोक देना, है ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, बोले अरे नालायक, अपने इतने ऐड देता है, कोविड की इंफॉर्मेशन के ऐड तो दे दे, टीका लगवाया कर रहा है। 11 मई 2021 जब लोग मर रहे थे तब कोविड की इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐड दिए जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। तब इन्हें दिल्ली सरकार से फटकार लगी कि अपना चेहरा चमकाते रहोगे, ऐड के ये ऐड नहीं दोगे, इंफॉर्मेशन नहीं दोगे लोगों को। पैनल टू एग्जामिन एड स्पेंडिंग बाय आप गवर्नमेंट, पैनल भी बना साहब कि इनकी स्पेंडिंग का जो है हिसाब किताब लगाया जाए। बीजेपी अटैक्स आप ओवर एड स्पेंडिंग आफ्टर दिल्ली कोर्ट रिमार्क्स। उससे अच्छा काम तो ये कर रहे हैं, कम से कम खाना खिला रहे। इतने करोड़ रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए, लोगों को खाना ही खिला देते। इनके 1 रुपये में खाना मिलता है भैया, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा शानदार खाना मिलता है। ये स्थिति है साहब, ये इनकी स्थिति जो कह रहे थे कि हम ईमानदार सरकार है, हम ऐड नहीं देते। मनीष मंजुल जी धन्यवाद भैया। एडवर्टाइजिंग कंपनी की हिस्सेदारी होगी इनकी, नहीं, वो रिश्तेदार को एडवर्टाइजिंग का ठेका दिया है इन्होंने, उसमें भी घोटाला किया दीपेश जी। बहुत सरल मानसिकता वाला आदमी है। हाँ जी बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग एक्सपोज ऑफ एडमैन, जी बिल्कुल। अभी तो रुकिए, एक वीडियो बाकी बचा है, उसको मजाक के तौर पर ले लीजिएगा। क्या रहे थे, क्या हो गया?
विज्ञापन पूरे देश के अखबार फुल पेज छापे हुए, पूरे पूरे देश में 4-4, 5-5 अखबार, आज एक एक अखबार में 4-4, 5-5 विज्ञापन है। इतना पैसा अगर वैक्सीन खरीदने पर लगा दिया होता तो पूरे देश के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध, बाहर से भी वैक्सीन उपलब्ध होने लगती। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को विज्ञापन की नहीं, वैक्सीन की जरूरत है। और ऊपर से अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं कि विज्ञापन दीजिए। वैक्सीन तो दे नहीं रहे, विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीन के बस विज्ञापन देते चले जाइए, विज्ञापन देते चले जाइए। ये मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। विज्ञापन पूरे देश। तो ये इनकी असलियत है साहब। असीम जोशी जी धन्यवाद। ये इनकी असलियत है। आइए, तो इन जैसों पर रोक लगाने के लिए, इन जैसे फर्जियों पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी 2 जनवरी को एक फैसला दिया। और क्या फैसला दिया जरा उसको देखिए। नो टेलीकास्ट ऑफ एड्स सेलिंग रिलीजियस आइटम्स, बॉम्बे हाई कोर्ट टेल्स टीवी चैनल को, सभी टीवी चैनल्स को ये कहा गया कि कोई भी विज्ञापन ऐसा नहीं दिया देंगे आप जिसमें कि रिलीजियस आइटम बेचे जा रहे हो, जैसे कि फलानी चीज़ बेचने से इस चीज़ को खरीदने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी, इस चीज़ को खरीदने से आपकी किस्मत खुल जाएगी, ठीक है ना। ये सारे ऐड अब आप नहीं दे सकते टीवी पर। तो संभवतः शायद बंद हो गए होंगे ऐड जो अभी तक किस्मत खोल रहे थे, एक कोई सिक्का ले लो, कुछ ले लो उससे। तो वो सारे रिलीजियस जो है ऐड हैं उन पर रोक लगा दिए। जनवरी 2021 का ये फैसला था, माफ़ी चाहता हूँ। अब जनवरी 2021 का था कि ये इस प्रकार के ऐड नहीं दिए जा सकते अब। तो टेलीविजन्स को ये तमाम सारे ये दिया गया। ठीक है भाई, केजरीवाल जी को लेकिन चिंता का, हाँ वो वही मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था। तो केजरीवाल जी तो जा रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। वो तो अभी कह रहे हमने विज्ञापन दिया ही नहीं। सुन लो आप, अभी हाल आपके सामने ही बोल रहे थे, हम तो विज्ञापन देते ही नहीं है, हम तो सबसे ईमानदार आदमी है। और कितनी बेशर्मी के साथ ये आदमी झूठ बोल सकता है, आप ये देखिए। ये ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का। अब तो खैर पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं, वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी हैं, हम तो डोर टू डोर ही करते हैं। हमारे पास पैसे नहीं, हम तो ईमानदार है, हम तो डोर टू डोर ही करते हैं। बड़ा सीधा बन के एकदम से निकल लिए। कमाल है। ऋषभ परमार जी कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस, सेम इज ट्रू फॉर केजरीवाल, लिटिल वर्क एंड ओवर क्रेडिट। बिल्कुल सही ऋषभ जी। चलिए अब क्या, तो ये इनकी स्थिति है। और इनकी स्थिति ये तो पंजाब में चले गए हैं। पंजाब में आजकल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ऐड तो इतना किया पंजाब में, पूछिए मत। डोर टू डोर कैंपेन में इनके लिए कुछ कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा भाई साहब, पंजाबियों अपनी भाषा में सुन लो। शब्द सुने गपौड़ संख, ये पुराने शब्द वरते हुंदे सन। जिहड़ा बंदा चोखा गप्पी हुंदा सी ना, इहनूं कहंदे ने गपौड़ संख। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਖ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸੰਖ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਣੇ ਦੂਣੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2000 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਖ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ 4000 ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 4, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਾਹਦੇ, ਤੈਨੂੰ 8 ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ, 16 ਕਰ। ਉਹਨੇ 16 ਕਿਹਾ, ਸੰਖ ਕਹਿੰਦਾ 32। ਉਹ 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ 64। ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਏਗਾ ਵੀ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦੂਣੇ ਕਰਨਾ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ 64। ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਏਗਾ ਵੀ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਏਗਾ ਵੀ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦੂਣੇ ਕਰਨਾ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਣੇ ਕਰਨੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੰਖ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਉਹ ਕਲਪ ਗਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ 2000 ਤੇ ਆ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੂੰ गपोड़ शंख की बात बता रहे हैं, कहते गपोड़ शंख। बोले गपोड़ शंख कैसे हुआ? बोले क्या हुआ कि एक बार किसी ने किसी को शंख दे दिया, बोले ले जाओ जी। बोले इससे क्या होगा? बोले जितने तुम पैसे बोलोगे उसके डबल कर देगा ये। बोले अच्छा, शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, ले आए शंख, ले आए घर पे। बोले जी 2000। बोले 2000 का क्या करेगा? 4000 ले। तो बोले अच्छा जी। बोले 4000। बोले 4000 का क्या करेगा? 8000 ले। बोले ठीक है जी 8000, तो 8000 से। बोले अरे 8000 का क्या करेगा? 16 ले। बोले ठीक है जी 16 दे दो, लाओ। तो बोले 16 का क्या करेगा? 32 ले। 32 का क्या करेगा? 64 ले। 64 क्या? पहुंच गई 128 पे कहानी पहुंच गई, लाख पार हो गए। तो कहता भाई कुछ देगा भी या मतलब ये बात ही करता रहेगा? तो बोला नहीं, देने का कुछ नहीं, सिर्फ बताने का था, तुम जो बोलोगे उसका डबल कर देंगे। तो ये गपोड़ शंख, मतलब जो गप्पी लोग जो होते हैं उनके लिए। तो कहते हैं ऐसी गप्पी एक पंजाब में आजकल घूम रहा है, गपोड़ शंख। तो गपोड़ शंख जो है गप्पे मार रहा है, देगा कुछ नहीं, बस गप मारता जाएगा, इतना उतना उतना। दिल्ली में दे नहीं रहे 1000 रुपये, वहाँ जाके कहते हैं हर महिला को 1000 रुपये देंगे। कमाल है। खैर देखते हैं भाई क्या होता है, पंजाब की जनता कितनी समझदार है कितनी नहीं, वो देखते हैं। और आज फंस गए, और आज फंस गए बुरी तरह से। ठीक है ना। ऋषिकेश शर्मा जी मत कीजिए, आप खाली पीली ब्लॉक हो जाएंगे ना। और आज फंस गए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड। अब तो उत्तराखंड की लाठी भी कह रही है भाजपा ने उत्तराखंड का नाश ही कर दिया। इन्होंने कार्टून को यूज कर लिया और लाठी आर्ट आ गए। कहते हैं लाठी इज माई कॉपीराइटेड कार्टून कैरेक्टर एंड योर मिसयूजिंग इज वायलेशन ऑफ कॉपीराइट रेगुलेशंस। यू आप आम आदमी पार्टी उत्तराखंड आर अर्ज टू टेक डाउन दिस इमीडिएटली एंड अपोलोजाइज फॉर द सेम। लो भैया, ये गपोड़ शंख जो है, इन गपोड़ शंख की गप यहीं पकड़ी गई। लाठी का इस्तेमाल करने जा रहे थे, लठ पड़ गया पीछे से। ठीक है ना। तो खैर स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन लोग समझ पाए तब है। केजरीवाल जी चले गए पंजाब, दिल्ली को फिर वही, दिल्ली बेचारी फिर बिना माई बाप के रह गई। आइए जरा दिल्ली का हाल देख लो, दिल्ली में क्या हो रहा है। ये यमुना खादर का इलाका है जहाँ पर एक भी ईंट लगाना गैर कानूनी है। वहाँ पर ये मजार नंबर 1, आइए और दिखाते हैं आपको। बस आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर करते चलें। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आपके इस थोड़े से प्रयास से जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अवैध मजारों के नाम पर अतिक्रमण करा जा रहा है वो हटाया जा सकता है। आपके इस प्रयास से ये मैसेज सरकार तक पहुंच सकता है, प्रशासन तक पहुंच सकता है। जो यमुना खादर के इलाके में जो अवैध मजारों के नाम पर जो बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर दिया गया है वो हटवाने के लिए आपको इसमें थोड़ा हमारा साथ देना होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये मैसेज सब तक पहुंच जाए। ये अभी एक मजार आपको हमने दिखाई थी, तो ये थोड़ा मजार नंबर 2 थोड़ा नजदीक से मजार को दिखाइएगा। ठीक है, बैक। ये मजार नंबर 2 और ये मजार नंबर 3। आप देखिए थोड़ी सी दूरी में, मात्र 10-20 मीटर की दूरी में ही ये मज़ारों का जाल बिछा दिया गया है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। ये मजार नंबर 3। और आइए और आपको दिखाते हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और विशेषकर यदि हम यमुना खादर के इलाके की बात करें तो यहाँ पर आप एक भी ईंट विदाउट परमिशन के नहीं लगा सकते। और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ये अवैध मजारें कैसी बना दी गई, क्यों बना दी गई, ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। तो हमें इस और संज्ञान दिलाना होगा सरकार को, लोकल प्रशासन को, तभी जाकर इन सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा भविष्य में ऐसी ये मजारें यमुना खादर के इलाके में बहुत बड़ी संख्या में निर्माण हो जाएंगी जो आने वाले समय में शायद देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर निकले। आप देखिए ये ऐसी और भी यहाँ पर
और भी बहुत मज़ारें हैं। बेसिकली मैंने आपको भी 4 मज़ारें दिखाई हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारी मज़ारें बनी हुई छोटे से इलाके के अंदर। जो हमने खालरा का इलाका है नज़दीक इनकम टैक्स ऑफिस, वहाँ का ये सारा इलाका है। तो मेरा आप लोगों से हाथ तो साहब ये स्थिति है, आप देखिए ये स्थिति है कि जो दिल्ली का मालिक पंजाब जा रहा आराम से, दिल्ली का मालिक पंजाब में घूम रहा है और दिल्ली में ज़मीन जिहाद चल रहा है, चाहे वो संजय वन हो, पहले उसका दिखा चुके, लाइन से हज़ारों की संख्या में मज़ार, और इसी प्रकार से यहाँ पर लाइन से हज़ारों की संख्या में मज़ार। सबसे मज़े की बात यह, सरकार में दिल्ली सरकार है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पेपर में नहीं होगा, पेपर में भी चढ़ा देंगे, ये तो 40 साल पुरानी है, 60 साल पुरानी है, ये सारी मज़ार है। अभी ये कब्रिस्तान बन जाएगा भाई, ये तो मज़ार ही मज़ार है, तो कब्रिस्तान की जगह, ये पूरी जगह गई आपके हाथ से। खैर क्या कर सकते हैं, जब दिल्ली की सरकार खुद ये कर रही तो कोई क्या कर सकता है। और देख लें दिल्ली का हाल, वो जो हीरा लाल था ना, जिसकी बहन का रेप किया था उसने, इरफान ने, इरफानी नाम था ना उसका, उसका एक वीडियो आया, ज़रा देखें। ये मर्डर के ठीक बाद का वीडियो है, लठ लेके खड़ा हुआ है यहाँ, ये अपने साथी के साथ खड़ा हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। अभी देखिए दिल्ली पुलिस के लोग भी आएंगे। माफी चाहता हूँ, ये जो वीडियो है, ये वीडियो ठीक हत्या से पहले का वीडियो। ये देखिए दिल्ली पुलिस के लोग भी आ गए। अगर ये उसी समय इस मामले को निपटा देते तो ये व्यक्ति बच जाता, इसकी मृत्यु नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई नहीं, उसका नतीजा ये। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली का मालिक है वो तो बाहर है भैया, वो तो बाहर घूम रहा है, उसको फुर्सत ही नहीं है आने की। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पहले सही बोला था, ये हत्या के ठीक बाद की वीडियो है, हत्या के बाद की वीडियो बताई जा रही है। ये वीडियो हत्या के ठीक बाद की बताई जा रही है। उत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विवेक शर्मा जी कहते हैं ये पढ़ा लिखा है वो बना सकता है, इसे पता है। हाँ बिल्कुल वो बना ही रहे हैं सर। राम राम उत्तम जी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब जो दिल्ली का और जो दिल्ली वालों का और केजरीवाल जी का रिश्ता है, वो एक वीडियो में हमारे सामने आया, उसको भी देख लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली वर्सेस वोट। हाँ ये जेब में भर ली, ये दिल्ली वाले हैं, इन्होंने जेब में भर ली। ये हमारे केजरीवाल जी हैं, ये नीचे चिपका दिया इन्होंने मैग्नेट। हाँ ये दिल्ली वाले हैं, ये और भरते चले जा रहे हैं। ये नीचे उंगली लगा ली, ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ही हो जाएगा, चलो हो गया, ले बेटा ले, जेब में भी भर ली है, थैली में भी भर ली है। तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति है दोनों की। अभी रुकिएगा, ये पैसे दिए, ठीक है भाई, सौदा तय हो गया, इन्होंने पैसे लिए, दूसरा पैसा ये गिरा दिया, ये गिरा, ये ले बेटा थैला ही बदल दिया, जा मजे कर। इसे कहते हैं केजरीवाल। ये स्थिति लीजिए। तो भाई ये दिल्ली का हाल है और ये दिल्ली के यहाँ का हाल है, दिल्ली के लोगों का हाल है। तो दोनों का हाल अपने आमने सामने, ठीक है। अस्वस्थता के कारण लाइव नहीं देख पाता, आज काफ़ी समय बाद लाइव देख रहा हूँ। आपके मार्गदर्शन और सत्य से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित तिवारी जी, ठीक है। तो ये स्थिति है दिल्ली को, दिल्ली वालों की। खैर पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब तो अभी पहुँचे भी नहीं, पैर पड़े भी नहीं है। पैर पड़ने के बाद इनकी क्या स्थिति हो गई वो देख लीजिए। एक सज्जन है कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनकी पहले बात सुन लीजिए।
ऐसा नहीं होने देगा। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। हिंदुओं को चुनौती दी जा रही है कि दोबारा अगर आपका कोई जलसा नहीं होगा। पहली बात, यदि कोई जलसा हुआ तो आपके घर में घुस के आपको मारा जाएगा। कौन है सज्जन, अभी बताता हूँ आपको। ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फिक्रों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। बराबर में अगर फिक्रों को इजाजत दी गई, बराबर में अगर फिक्रों को इजाजत दी गई, मेरे बराबर में अगर हिंदुओं को इजाज़त दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन को, पुलिस को, सबको चुनौती दे दी 1 मिनट के अंदर। वेरी गुड। कौन साहब हैं ये? इनको भी देख लें। पूर्व डीजीपी साहब हैं, पूर्व डीजीपी साहब। मेरे जलसे के बराबर हिंदुओं को इजाज़त दी तो घर में घुसकर इन्हें मारूंगा। जो था पहले आईपीएस, कांग्रेसी नेता बनते ही उगला जहर। तो सिद्धू का पिट्ठू है, ठीक है, डीजीपी रहा है। अब इसका कहना है घर में घुस के मारूंगा। नाम इनका है, अल्लाह की कसम खा के बोल रहे हैं कि घर में घुस के मारूंगा। नाम है, रज़िया सुल्तान के पति हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, अब हम तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब देते हैं। अगर अपनी माँ का दूध पिया है, अगर तुम्हारी माँ ने गलतियाँ नहीं करी हैं, तो तुम घर में घुस के तो छोड़ो, तुम तो जगह बताओ कहाँ आना है। हम तुम्हें बताएंगे, हम तुम्हें बताएंगे। बेटा, इस तरह के भाषणबाजी मत करो। पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तुम्हारे से पहले बहुत आए, बहुत चले गए, फिर रोने लगते हैं लोग, हमारी हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। वो वीडियो दिखाऊं, चलाऊं क्या? बंकिम मेहता जी, जय श्री राम। ठीक है, तो बेटा जिधर से आया उधर ही निकल लो, पतली गली से। इतने जूते पड़ेंगे, नहीं तो इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि ना तू मोहम्मद बचेगा ना मुस्तफ़ा बचेगा। सारे एम गायब हो जाएंगे तेरे जितने लगे होंगे, समझ गया? तू खुद से अपना नाम मिटा लेगा। फटाफट फटाफट वीडियो उल्लू के पट्टे तक पहुंचा देना, और इसके कुत्ते तक भी पहुंचा देना। जिसका कुत्ता ही है ना, इसके मालिक तक, वो भी किसी का कुत्ता है, तो उस बड़े कुत्ते तक भी पहुंचा देना इस वीडियो को, हाँ, ताकि उस तक पहुंच जाए, अच्छी तरह से पहुंच जाए, क्लियरिटी के साथ। अश्विनी कुमार जी, जय श्री राम। ठीक है ना, ये आईपीएस थे, ये डीजीपी रहा होगा तब इसने क्या किया होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। जो ये कह रहा है मैं कौम के लिए हूँ, मैं कौम का सिपाही हूँ, ऐसे लोग डीजीपी बने, बताइए। इन लोगों को डीजीपी बनाया गया हमारे देश में। इसको तो चार्ज करके इसको जेल में डालना चाहिए, और अभी भी इस भाषण पर इसको जेल में जाना चाहिए। ये तो सीधे सीधे उकसा रहा है, ये तो सीधे सीधे हिंदू जिनोसाइड के लिए उकसा रहा है लोगों को। पता नहीं अभी तक किसी ने एफआईआर करी भी कि नहीं करी, ये सब इंतजार ही कर रहे हैं। करवाओ भैया, जो पंजाब में बैठे हैं, एफआईआर करवाओ। डॉक्टर मनीष निगम जी, धन्यवाद, इंस्पिरेशनल वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे दो कौड़ी के जो लोग आ जाते हैं, भाई थोड़ा जबान पे लगाम देकर आया करो, खाली पीली में क्यों इतनी टेंशन लेकर आते हो? ज्ञानचंद, डिड यू नो द बार्बी डॉल्स फुल नेम इज बारबरा मिसलेंट रॉबर्ट्स? हो लो, कमाल है। नहीं, इनको नहीं मालूम होगा सर किसी को। खैर मेरे लिए भी न्यूज़ है। तो खैर आइए, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। वैसे ये बात यहाँ कहाँ से आ गई भाई साहब पादिकुल जी? खैर कोई बात नहीं, चलिए अब आते हैं दूसरी बात पर।
उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। बात चल रही थी पंजाब की तो पगड़ी फेमस है। लो भैया, इनने भी पगड़ी लगा ली, वोट मिलेंगे पगड़ी लगाए से, लेकिन अफसोस पूरा नहीं कर पाए। बाद में पता लगा ये किसी ने सोचा नहीं। लो भैया, पगड़ी लगाई, अरे रे रे रे, ये क्या हुआ? एक मिनट, अरे ये क्या, भगवा फेंक दिया। पगड़ी लगाई, भगवा साइड में, हटाओ, फेंको भगवे को। ओहो, इतनी नफरत भगवे से, अरे कमाल। और ये उतर गई पगड़ी, हटाओ रे, बाल और ख़राब कर दिए मेरे। हाँ चलो साहब, पगड़ी पहनी, भगवा फेंका, पगड़ी उतारी, बोले चलो हो गया फोटो सेशन, चलो निकल लो पतली गली से। भैया ये हालत है इनकी, ये इज्जत है, ये इज्जत है। इनको पटका पहनाया गया था, ये लीजिए, पट्टा पहनाया गया, पट्टा फेंक दिया। चलो भाई साइड में, ये हो गया। पता नहीं उत्तर प्रदेश के सिख अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स आर क्वेश्चनिंग दैट दिल्ली पुलिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल, सो व्हाट इज सेंटर डूइंग? जय श्री राम। विशाल कछवाल जी, विशाल कछवाल जी, आपके जो मित्र पूछ रहे हैं उनको एक बात बताइए। पहली बात तो पुलिस जो पुलिस का रवैया है वो आपके सामने है। दूसरी बात, पुलिस नेताओं से, किसी के भी अंडर में दबती नेताओं से, नेता किसके हैं, चुने कौन गए, भीड़ कौन इकट्ठी कर लेगा, पुलिस को किससे डर लगता है? भीड़ से। अंडर में तो सर पुलिस सबकी होती है, लेकिन डरती, आप एक बात बताइए, क्या ऐसे मोहल्ले नहीं, क्या ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ बीजेपी की सरकार है? क्या वहाँ खास मोहल्लों में पुलिस नहीं डरती है? क्या वहाँ खास मोहल्लों में मना नहीं कर देती? क्या वो रतलाम का मामला जो हम लेकर आए थे, क्या पुलिस ने भगा नहीं दिया था उनको मार के? तो बोले भगाओ यहाँ से, तुम ही लोग बदमाश हो। वो तो जब हमने इतना हंगामा उठाया, हंगामा किया, तब जाके बुलडोज़र चला। तो पुलिस तो हमेशा अपना काम करती है, पुलिस को पंगेबाजी नहीं चाहिए, पुलिस को धंधा चाहिए, पैसे कमाने। पुलिस को कहीं की भी पुलिस हो, पुलिस किसी के अंडर में आती से क्या हो जाएगा? कितनों को सस्पेंड करोगे आप? सारी पूरी पुलिस ऐसी है, कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। तो इसके अंडर आती उसके अंडर आती से मतलब नहीं है। मतलब ये है वहाँ नेता कौन है, जनप्रतिनिधि कौन है, वो कितने लोग इकट्ठे कर लेगा, बात उसकी है। उससे लोग डरते हैं, है ना। और योगी जी आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की बात मत करना, वो एक्सेप्शन है। और हाँ, असम की बात भी मत करना, वो भी एक्सेप्शन है। वहाँ घूस भर दिया जाता है, वहाँ कोई किसी का इलाका नहीं होता। दो चीज़ों को भूल जाइए आप, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए साहब, तो उत्तर प्रदेश का ही देख लें। अभी इन्होंने पगड़ी पहनी है, सपा वाले भैया, उनको लग रहा है वो आ जाएंगे सत्ता में आ जाएंगे, तब क्या करना है? तो रिहर्सल शुरू हो गई, सत्ता की रिहर्सल शुरू हो गई, पहले से रिहर्सल शुरू हो गई। काहे लिए है प्रशासन पास जा जाना। हाँ रिकॉर्डिंग ब्राह्मण का प्लॉट है, इस पर कब्जा किया जा रहा है। जो उसने बाउंड्री बनाई है, नींव भरी है, उस नींव को तोड़ा जा रहा है, इस पर कब्जा किया जा रहा है सपा के गुंडों द्वारा। अब कहाँ है भाई वो लोग जो कह रहे थे ब्राह्मणवाद? ब्राह्मण अपने प्लॉट नहीं बचा पा रहे, क्या हो गया? सपा की लोहिया वाहिनी है, ब्राह्मण परिवार हैं, कौशाम्बी चरवा नगर पंचायत पूरब थोक के, उन पर धमकी और देना, SC ST का एक्ट लगा देंगे तुम्हारे ऊपर अगर तुमने रिपोर्ट करी, कार्रवाई करी तो। अभी तो सत्ता में आए नहीं, अभी से ही रिहर्सल चालू हो गई। प्लॉट कैसे कब्जाने हैं, किसके कब्जाए जाएंगे? ब्राह्मणों का ईजी है, कुछ कर नहीं पाता ब्राह्मण, उसका ईजी है, उसका कब्जा लो। ठाकुरों का तो थोड़ा मुश्किल होगी, है ना। सर जी, लता मंगेशकर सरकार की खबर सही है? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। ICU में एडमिट है, वहाँ तक मुझे मालूम है। सर समझ में नहीं आता, अकड़ जो गई और जाने वाली है, पर तेवर आज भी वही कम नहीं है। नीरज यादव, तेवर आज भी वही है सर, देख लो, सत्ता में आने से पहले की रिहर्सल ही देख लो आप, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे सत्ता में, क्या मालूम।
लोग कह रहे हैं मुसलमान बताएंगे, मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर होता। सुन ले, मुसलमान की भी सुन ले भाई क्या कह रहे हैं। आम जनता को क्या लग रहा है समझ में आ रहा है? पहले तो मैं नाम बताइए। नाम है वसीम। वसीम भाई क्या लग रहा है, सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया है? योगी अच्छा एक बात है, ये वसीम थोक में मिलते हैं, हमारे यहाँ भी वसीम, उधर भी वसीम, कितनी बार अपने यहाँ वसीम चल चुके हैं। आगे देखिए जरा। नाम है वसीम। वसीम भाई क्या लग रहा है, सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया है? योगी बाबा कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था अच्छा कर दी है और हमें वोट दीजिए। बुलडोजर योगी जी कह रहे हैं वो बहुत अच्छा कह रहे हैं और बहुत अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा हाँ, ये वसीम भाई आपको लगता है? जी। और बताइए थोड़ा। और मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लिए। सबको योगी जी रोजगार के राज में रोजगार सब चीज। कोरोना काल में इतनी लाशें बहती रही, इतने लोगों की मौत हो गई, दवाई नहीं ये मिली। सब मीडिया की देन है, मतलब एक भी लाश नहीं? कुछ भी नहीं, ये सब गलत है। इतना साधन किया उन्होंने, क्या इतनी फैसिलिटीज दे दी थी, इतनी सब अर्जेंट इमरजेंसी सेवाएं दे दी थी। मोदी जी, योगी जी तो कह रहे हैं कि चुनाव 80 बनाम 20 का है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मोदी योगी जी का है। आम जनता को क्या लगता? तो साहब वसीम ने भी कह दिया योगी जीत रहे, आम जनता तो एक तरफा योगी के लिए। अब क्या बोले, वसीम सुन रहा हूँ ना, कितने सारे वसीम हैं जो कह रहे हैं कि भाई योगी आने वाला, योगी जीत रहा है। चलिए गाने भी बन रहे हैं साहब, लोग अलग अलग गाने बना रहे हैं, जरा गाने भी सुन लो, जनता गाने भी बना रही है। अरे यूपी में कारहल, अरे यूपी में कारहल, जब बबुआ के सरकार रहल तक खूबे तमाशा कैले। इंडियन कल्चर खातिर ई इंग्लैंड से बग्गी मंगौले, सैफई में समाजवाद के नंगा नाच करौने, साधु संत और सन्यासी पर लाठी खूब बरसौने। अरे यूपी में कारहल, अरे यूपी में कारहल, बबुआ के टाइम में भैया लाइट रहे गुल, बबुआ के टाइम में भैया लाइट रहे गुल, अब 300 यूनिट का झांसा इनके भइल हाउसफुल। अरे यूपी में कारहल, बबुआ अपने टाइम में खूब भक्ति भाव दिखौले, बबुआ अपने टाइम में खूब भक्ति भाव दिखौले, हज हाउस और कब्रिस्तान घेराबंदी करवौले, राम भक्तन के ऊपर खूबे गोली चलवौले, जातिवाद और समाजवाद पर खूबे ढोंग रचौले। अब बबुआ की सरकार गई ते बबुआ भइल बीमार, मंदिर मंदिर घूम रहल बा बबुआ के परिवार। अरे यूपी में कारहल, अरे यूपी में काबा, अब यूपी में काबा, अरे योगी के सरकार बा, लाखन में रोजगार बा, 6000 रुपया पावत किसानन के परिवार बा, घर घर में शौचालय बा, गरीबन के आवास बा, सबही के साथ बा और सबही के विकास बा, फ्री में वैक्सीन लगत बा, फ्री के अनाज बा, फ्री के रसोई गैस योगी बाबा पर नाज बा, 24 घंटा बिजली बा, योजना के भरमार बा, शुरू भइल कारखाना खाद के एम्स बन के तैयार बा। यूपी में काबा, सगरो भ्रष्टाचारियन में कानून के खौफ बा, यूपी दंगा से मुक्त भइल बा, बाबा जी के रौब बा, गरीबन से इंसाफ भइल, बिजली के कर्जा माफ भइल, गुंडा और बदमाशन के यूपी से सुपड़ा साफ भइल, मथुरा के अब पारी बा, काशी के जीर्णोद्धारी बा, अरे देखो राम भक्तन खातिर अब मंदिर के तैयारी बा। यूपी में काबा, फिर से योगी सरकार बा, फिर योगी सरकार बा, फिर से योगी सरकार बा। तो साहब एक गाना चला था यूपी में काबा, यूपी में काबा, कांग्रेस ने चलाया था, जनता बड़ा जबरदस्त इसका रिप्लाई दे रही है, दबा दबा के। अच्छा मजे की बात है, ये एक भी सॉन्ग बीजेपी की तरफ से नहीं है, लोग खुद से बना बना के दे रहे हैं। एक वो पिछली बार हमने घर पे बैठ के उन्होंने बनाया था, एक और आ गया, एक और ले लीजिए, ये भी जवाब देना चाह रहे हैं, इनकी भी सुन लीजिए। यूपी में ईबा, अरे ईबा, किसान को 6000 बार राशन दो बार बा, महिलाओं को अधिकार बा, सब गुंडन के बुखार बा, ईबा, अरे भैया ईबा, यूपी में ईबा, अरे ईबा, अनुशासित सरकार बा, निर्णय सब धुआंधार बा, दंगा इनके संपत्ति पर बुलडोजर से प्रहार बा, ईबा, अरे भैया ईबा, यूपी में ईबा, अरे ईबा।
घर घर माँ पहुँचे सिलेंडर, अपराधी खुद करे सरेंडर, शौचालय घर घर बनवाए, वैक्सीन भी मुफ्त लगाए। ईबा, अरे भैया ईबा, हाँ ईबा, यूपी में ईबा। योगी जी का बस यूपी के विकास से मतलब बा, अब यूपी माँ सबा। सड़क कड़क बा, बड़ी चकाचक बा, काशी कॉरिडोर बा, अयोध्या की हिलोर बा, ना दंगा व्यवधान बा, सबका ही सम्मान बा। अरे यूपी माँ ईबा, बुझला भैया। सोच दमदार बा, काम के रफ्तार बा, नेतृत्व असरदार बा, मोदी जी का साथ बा, अरे योगी आदित्यनाथ बा। सरकार ईमानदार बा, सरकार दमदार बा, बीजेपी के चमत्कार बा, अरे पूरे चमत्कार बा भैया। तो यूपी में काबा का जवाब शायद मिल गया हो। कांग्रेस को उम्मीद नहीं होगी कि इस कदर मतलब ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, धड़ाधड़ जवाब। पाटिल जी कहते 300 यूनिट्स का वादा तो एमएच गवर्नर ने भी किया है। ठीक है, अच्छी बात है, किया तो करेंगे। अभी तक किसी ने वादा तो पूरा किया नहीं, ना किसानों का बिल माफ़ी हुई ना कुछ हुआ, कर्ज माफ़ी सॉरी। In Bengal, Shivendu also proving himself as a rising star of BJP, but he is not getting proper support due to typical bong mentality. Maybe हो सकता है सर, क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ की बात हुई उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड में भी भाई झगड़ा ही होने की नौबत बची अब तो बस। बोले चलो हमें किसी का डरना है, कोई हमें खावे ना दे, मोदी ने हमें खावे को दिए है, हमारे बच्चों को दाम दिए, पैसा भेज रहे, बार पैसा भेज रहे मोदी जी का तो राज जीवन में कोई न करेगा और न कोई कर सकेगा। योगी जी का राज आपको कैसा लगा? योगी जी का राज हमें इतना बढ़िया लगा है, हमें जीवन में कोई ना करेगा योगी को राज, और योगी होना चाहिए, योगी होना चाहिए, योगी होना चाहिए। योगी जी को लड़ाया जाए कैसा? योगी जी को लड़ाया जाए और किसी को नहीं लड़ाया जाए। कोई लड़ने खड़ा हो उसको बैठा दो, उसको बैठा दो। योगी जी को ही लड़ाओ, योगी जी को ही लड़ाओ। उनकी चलो तुम जहाँ मैं कहूँ हम वो में बोले चलो। भैया योगी जी के लिए तो औरतें तो भैया लड़ने को तैयार है, बिल्कुल लड़ने को तैयार है एकदम दैत दनादन। कुछ बोल मत देना योगी जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, ना तो पता चला कूट दें। खैर बहुत सारे लोग पूछते हैं एनालिसिस कितनी सीटें आएंगी, क्या आएगी। आज हम आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस लेकर आए, एकदम एक्यूरेट। लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा अगले वीडियो में। और फिर चुनाव आ गए, फिर गांव में आए, फिर वादे करे, अब फिर उसके बाद अगर मुकर गए। Next of the two, the cloud of the San Duke of the student, and like court of the San Nicolafete, and the she corpus of the stand, the she could say chief minister of the San Narendra Modi of the Yogi of the strand, and the she cooperated. And the she corpus now, first, and the she cooperated as cooperated, Keshival of the stand, of the Amisa of the street. And the she court of the stand, the she court of the like गाय और बिजार खुद दुष्टनी खेतों में बढ़ते हैं और गेहूं को खाते हैं, इस लखवेटे फसल बर्बाद हो जाए, इस लखव ठिकते हैं। And the chief of this like Jan Chaudhary of the English Aquilian, Jan Chaudhary of St. Cloudson and 2-4 Routes and Paltaus look or 2-4 Clark of this landation and 2-4 them few of the Jan Lefet. And the she Rashtriya Bhavan of the Vidhan Sabha of the Stand the Coalition, Chunao of this liberation and she बीजेपी सरकार अच्छी है, वो हम नहीं कहते बढ़िया नहीं है, अच्छी सरकार इस ये पलटाबाजी है ना, ये पलटा हिंगा भी मार सकती है, इस्लामी दर भी मार सकते हैं। पहले जो पहले बोल रहा वो तो समझाओ क्या था, पहले जो बोल रहा उसे मुझे तो समझा दो क्या था, जब तुम आके समझाऊंगा मैं ऐसला कोर्ट दैटली रिफ्लेक्शन एंड द शो द क्लाउड कोब्लिस्टलू वाज द सेक्शन किसान और द की प्रदेश लैंड चैन चौधरी और बिस्लेट and she called for this language.
and she God bless life to for this WST Yugoslavian and Siraki. Narendra. And the complex is the complex sections of upon of circumstances. फिलहाल आपको जितना समझ में आया उतना ही मुझे समझ। भाई रिपोर्टर की हालत हम सबसे ज़्यादा ख़राब है। उनको समझ में नहीं आ रहा आगे बोले तो बोले क्या, ये कौन सी भाषा बोल गए। और बाबूजी इतने स्मार्ट हैं, कुछ नहीं बोलना तो नो कमेंट्स नहीं बोलेंगे, टीवी पे भी तो आना है। वायरल हैं आज ये बाबूजी, वायरल है साहब, दबा कर वायरल। कमाल है भाई, ऐसा खतरनाक एनालिसिस मेरे को भी ऐसे ही करना चाहिए। इतने सारे रायचंद और ज्ञानचंद आते हैं, बढ़िया है, यही एनालिसिस कर दिया करो। एब्सोल्युटली ये ठीक है। चलिए भाई, तो गोवा से अच्छी खबर नहीं आ रही है बीजेपी के लिए। और गोवा से फॉर्मर गोवा चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर क्विट्स बीजेपी अहेड ऑफ पोल्स। चुनाव से ठीक पहले लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने बीजेपी छोड़ दी है। अपूर्व कामदार जी, सर जी फॉर एनालिसिस टू एनालिटिक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ दी है। बीजेपी को गोवा में थोड़ी सी मुश्किलें शायद लगता है होने वाली होंगी। अब कितना वो संभाल पाते हैं इसके बाद, कितना नहीं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ज़रा कुछ राजस्थान की खबर ले लें। राजस्थान को लेकर कुछ लोग बदल देते हैं ना कि भाई वादा किया है माफ़ी का, कर्ज माफ़ी का वादा किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 दिन। आ जाइए। एक बेटा शहीद, दूसरे को कैंसर, तो तीसरा लकवाग्रस्त, फिर भी नीलामी। मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है ये। राजस्थान के दौसा में कुर्की का आदेश आ गया। एसडीएम की मौजूदगी में पूरी कुर्की की प्रक्रिया, है ना, और मौजूदगी के बिना पूरी की गई कुर्की की प्रक्रिया। एसडीएम आए नहीं। बताइए, जब घर में कोई है ही नहीं, एक बेटा अगर शहीद हो गया, तो कम से कम कुछ तो शर्म करनी चाहिए, कुछ तो समय दिया ही जा सकता है। ये राजस्थान में चल रहा है। जो लोग कह रहे थे कर्ज माफ़ी, भैया इनका कर्ज तो माफ़ कर दो, किसी और का करोगे चाहे नहीं करोगे। कमाल है, ये राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में एक और काम चल रहा है, गैंग रेप का काम दबा कर चल रहा है। एक साथी सूनी सड़क पर बाइक अड़ाकर लोगों को रोकता था, दूसरा पीटकर परिजन को भगाते और महिला से दुष्कर्म करते थे। धंधा था बिल्कुल परफेक्ट भाई, टकाटक। धरियावाद में सुनसान जगह गुजरने वाली महिलाओं से दुष्कर्म करने वालों ने माना कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दुष्कर्म करने वाले मान रहे हैं कई वारदातों को, उन्हें गिनती नहीं उनके पास कितनी। ये स्थिति साहब, कैसे पकड़े गए? नाबालिग चुप नहीं रही, ठाना जिन्होंने मुझसे दुष्कर्म किया उन्हें सबक सिखाना ही है, इसलिए आए पुलिस की पकड़ में। पुलिस को पता तो सब होगा, लगातार हरकतें कर रहे थे, ऐसा तो नहीं पता नहीं होगा, है ना। थाना गाजी की तरह सुनसान जगह महिलाओं से दुष्कर्म करते, वीडियो बनाते, गैंग पकड़ी। 5 आरोपी पकड़े गए, कई वीडियो मिले। पीड़िताओं की तलाश, अब वीडियो से पीड़िताओं की तलाश की जा रही है। और करते क्या थे, वीडियो बना लेते थे, वीडियो बनाने के बाद बोलते थे अगर तुमने चू चपड़ करी, थाने में रिपोर्ट करी तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। तो गैंगरेप की वीडियो बनती थी साहब, और वीडियो बनाने के बाद में तो चुप रहेगी वो, और चुप रहती थी 2 4 6 महीने, तो उसके बाद फिर वायरल कर देते थे, उससे भी पैसा बना लेते थे। रेप की वीडियो का बड़ा ज़बरदस्त मार्केट है भाई, उससे भी पैसा बनाते थे। ठीक है ना। चलिए अब जरा वहाँ चलते हैं। प्रदीप कुमार जी, आपने भी वही ले ली क्या, रायचंद और ज्ञानचंद वाली पदवी? ऐसा मत करो, रहने दो यार, बाकी लोगों के लिए रहने दो। आप क्यों ले रहे हो उसको? कम है पदवी, हमारे कुर्सियाँ कम है ज्ञानचंद रायचंद की, इतने सारे लोग हैं। कुर्सियाँ बढ़ाई जाए ज्ञानचंद और रायचंद की, लोग ज़्यादा आ गए। चलिए, जो न्यूज़ में लिखा होता सर, न्यूज़ एज इट इज़ पढ़ी जाती है ना, उसमें अपना शब्द ऐड नहीं किए जाते। ठीक है, चाहे जैसा भी लिखा हो वही पढ़ना पड़ेगा जैसा लिखा है। चलिए महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में ज़रा वो देख ले कि पुलिस का रवैया, जो लोग कहते हैं पुलिस, ये महाराष्ट्र पुलिस है आपके लिए। पेड़ कट रहा, इस बंदे ने सवाल पूछे।
गाड़ी में डालो इसको उठाकर, ज्यादा नेतागिरी कर रहा, पेड़ कट रहा है। उसने पूछा पेड़ क्यों कट रहा है भैया, इसके कागज हैं क्या, परमिशन है क्या? पुलिस आ गई। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको पेड़ 2 मिनट रोकने के लिए कि मैं बात करता हूँ, पर नहीं, उनको नहीं रोकना है। वो मुझे मेरा फोटो निकाल रहे हैं, मुझे थ्रेटन कर रहे हैं कि गाड़ी में डालो। फोन देखो जरा, फोन देखो जरा, ये मुंबई पुलिस का फोन है। जरा इस फोन को ध्यान से देखिए, इस मोबाइल फोन को। आई शाबाश एप्पल। अरे बाबू, ए टकले बाबू, इतना पैसा कहाँ से आया रे तेरे पास? ए वसूली गैंग, ये एप्पल का फ़ोन कहाँ से? हमारे पास में भी नहीं है बे। लोग कहते हैं नितिन शुक्ला बहुत पैसे कमाते हो, एप्पल का खरीदने की औकात नहीं है मेरी भाई। हाँ, ये कहाँ से आया इतना पैसा भाई, एप्पल वाले भाई मेरे? थ्रेटन कर रहे हैं कि गाड़ी में डालो, मुझे ही थ्रेटन कर रहे हैं कि गाड़ी में डालने के लिए। अरे देखो नाम क्या, नाम भी बता दो आप भाई, मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा कि पेड़ नहीं कटेगा। इस इलाके को लेकर कोर्ट ने अलग से एक आदेश दिया हुआ कि इस इलाके में पेड़ नहीं कटेगा। दूसरी बात, ये पेड़ 100 साल से ज़्यादा पुराना था, इसलिए इस पेड़ को काटना और भी ज़्यादा गलत हो गया, है ना। तो ये 100 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ था, इसलिए इसको जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया, महाराष्ट्र स्टेट न्यू अमेंडमेंट एक्ट टू महाराष्ट्र अर्बन एरियाज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1975 का जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें 100 साल से पुराने किसी पेड़ को नहीं काटा जा सकता, उसको हेरिटेज पेड़ कहा जाता है। इसके बावजूद काट दिया। और कहाँ काटा? विले पार्ले में। और ये बंदा जो पढ़ा लिखा बंदा है, विले पार्ले का, इसने सोचा कि मैं तो विले पार्ले का हूँ, मुझे क्या होगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। होता ना, सब लोगों को लगता है हम तो बड़े इलाके में रहते हैं। मुंबई पुलिस है साहब, यहाँ किसी की नहीं चलती। ये लो उठाया, सबसे गुंडागर्दी में नंबर 1 पुलिस मुंबई पुलिस। तो साहब उठा के ले गए, पेड़ काट दिया, इस पर कोई बात नहीं हो रही। तो भाई कल जरा वो लिख देना, जो भी मिनिस्ट्री हूँ, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, फलाना मिनिस्ट्री, जरा इन सब जितने भी ये पुलिस वाले, जरा इनको भी बुला लिया जाए। कितना पैसा इन्होंने खाया इस पेड़ को कटवाने में। असल में पेड़ कटेगा तब ना वहाँ दुकान बनेगी, मॉल बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, वरना उसकी वजह से आड़ आती रहेगी ना, तो अच्छे से बिकेगी नहीं, कीमत नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना आप? और सांता क्रूज जैसा इलाका, कमाल है भाई। सांता क्रूज ही था ना, विले पार्ले जैसा इलाका, इतना महंगा इलाका, पॉश। तो ये है साहब वसूली गैंग कहेंगे इसको। ठीक, आइए, वसूली तो और भी लोग कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं। वो आप क्या आते हैं ना, कोई राम बन के, कोई कृष्ण बन के, कोई कुछ बन के। हाँ, अगला वीडियो आपके लिए। कौन भाई है, नाम बताएंगे अभी। नाम मेरा इकबाल ऑटो बोलकर है। उस्मान भाई ने नाम मेरा इकबाल ऑटो बोलकर है। नाम मेरा इकबाल अंतुन उनको है, पता नहीं क्या बोला यार, समझ में नहीं आया, फिर से सुनते हैं। नाम मेरा इकबाल ऑटो बोलकर है। उस्मान भाई ने बोला था धंधा करने का। उस्मान भाई ने बोला था धंधा करने का। क्या धंधा करने का? सुनो, के लिए धंधा करते हैं, घर घर हिंदू के घर पीटते, बहुरूपी बन के, शंकर जी, हनुमान जी, राम, सीता। हिंदू के घर पीटते मतलब हिंदू के घर जाके नॉक करना, राम सीता हनुमान जी बन के जाना और पैसे इकट्ठा करना। और किसको देना? उस्मान भाई को। इमाम रावण ये बन के घूमते हैं, जो इनको पैसा देते हैं, इनको बाद जमा करके हम देते हैं। उस्मान भाई को पैसा जमा करके बहुरूपी बन के उस्मान भाई को पैसा देते हैं। बहुरूपी बन के पैसा इकट्ठा होता है, वो उस्मान भाई को देते हैं। उस्मान भाई पार्टी मस्जिद के मौलाना है, हम इसको पैसा जमा करके देते हैं बहुरूपी बन के। उस्मान भाई ने करने के लिए बोला है। उस्मान भाई ने आजू बाजू विस्तार में भी बहुरूपी छोड़ रखे हैं, ऐसा रूप करके बेचते हैं। आसपास भी बहुरूपी छोड़ रखे हैं भाई। हाँ, वो भी यही करते हैं, पैसा इकट्ठा करके देते हैं। उस्मान भाई मस्जिद चलाते हैं, मौलाना है मस्जिद के उस्मान भाई।
इकबाल बता रहा है, ये धंधा भी करते हैं। मैंने यार गजब कमाई यार, अपने धर्म से तो कमा ही रहे हैं, यहाँ से भी कमा रहे हैं। इन जैसे तोतलों को पकड़ लेते हैं, तू चल, तू हनुमान बन जा, तू फलाना बन जा, धंधा करेंगे। हिंदुओं के घर पीट, वहाँ से पैसा मिलेगा। करण वर्मा कहते गुरु जी मोहम्मद मुस्तफ़ा XDGP ने पंजाब में हिंदू को खुलेआम धमकी दी, सिद्धू के एडवाइज़र हैं। अभी आप कहाँ थे थोड़ी देर पहले करण जी? अभी तो निकली वो न्यूज़ थोड़ी देर पहले, है ना? तो साहब ये स्थिति है। कमाल है। और हमारे यहाँ हरे रंग सी लोगों को प्रॉब्लम होती है। अबे हरी चादर लेके चलना शुरू करो। हाँ, उनके इलाकों में ले बटोर लाया करो, फिर वो तो पहचान लेंगे ना। आप लोगों को पहचान ही नहीं है ना, समस्या। आप अपने लोगों को ही नहीं पहचानते, तो पहचानो कैसे? खैर चलिए, इनके तो खैर चीज़ ही अलग है, इनका वही अलग है, स्वैग ही अलग है इन लोगों का। मारूफ ने दोस्तों के साथ घर में घुसकर युवती के कपड़े फाड़े, गैंगरेप की भी कोशिश की, हुआ गिरफ्तार। ले भैया, मारूफ भैया कमाल है। घर में घुसे, गैंगरेप की कोशिश करी, युवती के कपड़े फाड़े। इनका धंधा ही अलग है भाई। जिधर देख लो यही स्थिति है। मेरठ ये घटना है। कमाल है। लड़की घर पे अकेली थी, घर में घुस गए उसके। पिताजी आए तो सॉरी, जब वो चिल्लाई तब छोड़ के भागे। चलो भाई ठीक है, मारूफ है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे की माले गनीमत ही तो है। अपने घर वाली के साथ, अपने घर की बच्चियों, बच्ची पोती के साथ, उसका वीडियो भी देख लो भाई। हाँ, मेरे बच्चे को छोड़ के मैं गई छाती दबा। हमारी बेटी नहीं है, हमारा खून नहीं है। इतना बार मेरे को छोड़ के मैं गई छाती दबा। हमारी बेटी नहीं, मेरे बच्चे, ये बच्ची है छोटी। कितनी छोटी बच्ची है? आप सुनिएगा, डायलॉग सुनिएगा। मेरे बच्चे को छोड़ के मैं गई छाती हमारी बेटी नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ के मैं गई छाती दबाई। घर पर हमारा खून नहीं है। इतना बार मेरे अंग पर जाती है, उसको लात मारता है, मैं दारू पीता, बेवड़ा पीता, ऐसा गलती क्यों की? काय को लड़की है तुम्हारी पोती जैसे है ना, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? जो अपना हमारा सिवा नहीं मेरी भी सी माटी उसकी बेटी को फोन लगाओ, उसकी बेटी को फोन कर, उसकी बेटी को फोन करो। इतनी छोटी बच्ची की छाती दबा रहा था भाई। क्या सोच है भाई, समझ में नहीं आता। कोर्ट ऑर्डर 75,000 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द ट्रीज। हाँ तो ठीक है, 100 साल ही तो है। कितना हो जाएगा? 75,000 हो जाएगा 7.5 लाख, फिर हो जाएगा 75 लाख रुपए हो जाएगा। कोई ज़्यादा नहीं है रितेश जी, दे देंगे वो लोग। वंदना श्रीवास्तव जी नमस्कार। चलिए साहब आइए। अब वो जो यूसुफ जी पूछ रहे थे कि नेटफ्लिक्स का लेकर आ रहा हूँ सर आपके लिए। मैंने कहा ना नेटफ्लिक्स की न्यूज़ लेकर आऊँगा। ये रही नेटफ्लिक्स की न्यूज़। नेटफ्लिक्स प्लंजेस आफ्टर फोरकास्ट फॉर न्यू कस्टमर्स डिसअपॉइंट। क्या हुआ इस मामले में, जरा इसको समझिए। इनके जो शेयर्स हैं आज बुरी तरह से लुढ़क गए। बुरी तरह से लुढ़क गए। सर्किट लग गया साहब नेटफ्लिक्स के शेयर्स में। क्यों? क्योंकि भारत से बड़ा बुरा असर पड़ा। भारत को लेकर बड़े परेशान है, भारत से मार्केट नहीं बढ़ पा रहा। और टोटल जो बढ़त जो इस बार है वो 50% भी नहीं है। जो एक्सपेक्टेड बढ़त थी उसकी 50% भी नहीं है नए सब्सक्राइबर्स की नेटफ्लिक्स के। तो बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं नेटफ्लिक्स में। और जिनके शेयर्स भी हैं वो भी आज 20% गिरे और गिरकर $404 पर बंद हुए। 404.50 पर बंद हुए। 45 बिलियन का इनको मार्केट वैल्यू का नुकसान हो गया। 45 बिलियन का नेटफ्लिक्स को, जो अपने आप को बहुत हीरो समझते थे, दुनिया का बहुत बड़ा ताकतवर समझते थे। सोचते थे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। भारत में हैशटैग हो रहे हैं तो होने दो, हैशटैग से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ गया साहब, फ़र्क पड़ गया। पिछले 2021 जो है इनके लिए बहुत ख़राब गया। 50% का डाउनफॉल आया इनके नए सब्सक्राइबर में।
और अब 21% से ज़्यादा इनका शेयर गिर चुका और नेटफ्लिक्स की स्थिति बहुत ख़राब है। आने वाले दिनों में और ख़राब होगी। आप लोगों ने जो काम किया वो सिर्फ आप भारत में नहीं करते, भारत के बाहर की कंपनियों को भी आप हिलाते हो, उन पर भी इफेक्ट आता है। तो ये वो दम है आपके अंदर, ये वो ताकत है जो आप दिखा रहे हो पूरी दुनिया को। तब ये है, ठीक है ना। तो नेटफ्लिक्स जो है लगातार जिस प्रकार की सीरीज़ चला रहा था उसको लेकर शुरू से ही विवाद था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बदलाव आना शुरू हो गया और नेटफ्लिक्स की जो 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, दे आर डाउन 50%। 18 मिलियन ऐड उसने किए, 50% डाउन है उसका। शेयर्स 20% से ज़्यादा उनके फॉल हो गए और $45 बिलियन का नुकसान, मार्केट वैल्यू का नुकसान हो गया नेटफ्लिक्स को। ठीक है ना। क्या हो गया, कितना गिर चुके लोग? अच्छा, उसको देखकर बोल रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है। चलिए साहब, तो अब एक खबर आपको हसाका से एक खबर दिखाएं। सीरिया हसाका में क्या हुआ? हसाका में जैसा कि आपने देखा तालिबान में हुआ था, तालिबान के राज में अफ़गानिस्तान में हुआ था कि वहाँ वो भागते हुए सारे के सारे आए और उन्होंने जो है अपने जो उनके तालिबानी लड़ाके थे जेल तोड़ दी, वहाँ से उनको छुड़वा लिया, वहाँ से उनको डबल उनको मिल गई थी। 5000 ISIS के आतंकवादी एक जेल में बंद थे हसाका में। वहाँ से उनको छुड़वाने के लिए ISIS के लड़ाकों ने इस पर हमला कर दिया और इस प्रिजन को तोड़ भी लिया। इसमें से 20-25 लोग भाग भी गए। बाद में गिनती बढ़ती गई। तब गिनती बढ़ने के बाद जो स्थिति हुई वो हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद जो वहाँ की फोर्सेस हैं, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF, उसने जवाबी कार्रवाई जो करी वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर है, ज़बरदस्त हंगामा इन्होंने किया, ज़बरदस्त मतलब इन्होंने हमला किया और खूब आगजनी करी, तमाम चीज़ें करी। और ज़रा देखिए, आपके सामने दिखाते हैं इन चीज़ों को। गोलियों की आवाज़ भी आती जाएगी साथ ही साथ। ठीक है, तो ये स्थिति रही। और ISIS ने लगभग पूरे शहर पर ही कब्जा कर लिया था। ISIS के आतंकवादियों ने लगभग पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई, और जब जवाबी कार्रवाई हुई तो वो भी आप देखें। एक बार फिर युद्ध का मैदान बना हुआ है सीरिया। एक बार फिर से वही हालत दोबारा से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने अफ़गानिस्तान को कब्ज़े में लिया था। लेकिन फिर कुछ और हुआ। फिर जो हुआ वो आपके सामने, उसको भी देखिए।
MK-57 में हमेशा ऐसा अमन चैन है। हाँ बिल्कुल वही हाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लगभग सब जगह ये हाल है। इसके बाद जवाबी कार्रवाई होती, लेकिन उससे पहले ज़रा एक वीडियो देखिए आप, उस वीडियो को देखिए कि घरों में भी घुस गए, इनका घरों में भी कब्जा हो गया, ISIS के लड़ाकों का घरों में भी कब्जा हो गया। بقول لك انت شفت مرتد طيب مو؟ الحمد لله. تبيت؟ وين تبيت؟ يمنا احنا؟ تعرف نحن منو؟ الدولة الإسلامية. نحن احرار سجن غويران. أحرار سجن غويران. اللي كنتوا سمتوهم اشد العذاب. واليوم الله عز وجل مكننا منكم باذن تعالى. شوف جنود الخلافه. الله اكبر. الله اكبر وعزة الله عز وجل. والله ننقض مضاجعكم. तो घरों में तलाशी हुई, घरों में पूछा गया कौन मुसलमान है कौन नहीं, जो नॉन मुस्लिम है उसको मार देंगे, जो मुस्लिम है उसको छोड़ेंगे। वो हर बार का यही जो एक नौटंकी का अजीब व गरीब रहती है इनकी, पागलपने की, वही नौटंकी इनकी चलती रही। इसके बाद लोग छोड़ कर अपने घर जाने लगे, लोग पलायन की स्थिति में आ गए, लोग अपने घरों को छोड़ के जाने लगे। उन्हें लगा फिर से वही ISIS का दोबारा से आतंक आने वाला शुरू होने वाला। ये वही लोग हैं जो जब ISIS आया था उस समय झंडे लेकर उसका स्वागत कर रहे थे। देखिए, जो सही लोग चुप रहते हैं ना, तब ये नतीजा होता है, इसको समझना होगा आपको। इसलिए सही लोगों को हमेशा मुखर होना चाहिए, सही लोगों को हमेशा बोलना चाहिए। लोग बोलते हैं भाई साहब इतना क्यों बोलते हो, क्योंकि हम अफगानिस्तान जैसे हाल नहीं चाहते अपने देश का, इसलिए बोलते हैं। खैर, ये नज़ारा है। तो ये नज़ारा वहाँ का। और इसके बाद में अब हालात बताया जा रहा है धीरे धीरे काबू में लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग अब छोड़ कर भाग रहे हैं। लोग सीरिया छोड़ कर भाग रहे हैं। यहाँ भी भारत के झंडे दिखे होंगे लोगों को। हाँ, कोई आया नहीं अभी तक ज्ञानचंद रायचंद। ये देखो भारत के झंडे, ओ 3 रंग में देखो। हाँ, तो लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए, अपने घरों से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, सामान वामान छोड़कर भाग रहे हैं। ये तब होता है जब आप सब शांति से सहते हो, तब ये स्थिति बनती है कि आपको सब कुछ अपना छोड़ना पड़ता है। इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति ना आए, इसका हमको विचार करना चाहिए। तो 5000 अपने लड़ाके छुड़ाने की, 5000 आतंकवादी छुड़ाने की फिराक में थे। बहरहाल सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फेल हो गए। और कुछ लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी सुन लें। The clashes are still going on between Syrian government forces and ISIS sleeper cells. Also, the coalition forces, the helicopters are targeting ISIS sleeper cells around the prison. I'm not really far from them, but we gotta also get really close to what is going on there. We can hear the sound of. तो स्लीपर सेल सबसे बड़ा कांड करते हैं। देख रहे हैं आप, जो कल तक सो रहे थे वो एकदम से जाग गए, चुपचाप थे इन्हीं लोगों के बीच में। और इसके बाद निकल आए सड़कों पे। सड़कों पे निकल आए, तब जो मंजर है वो आपके सामने है। आतंकवादी मरे पड़े हैं। بجلی سیویل خواستن کو ام دربا سیوید خواستن کو دربا سیوید داره بن لی داره راسی برسفداینه که گله که خورد تادن انزل در فتح ام پیش دابچن نکارن لی داره شر رو پفچون های جان از غازم لورن اگر تکانی بی آلیکاریان بکی دیمن وان بو ارپار رفکم جان اف جنازه این کو تنال پی مدبینیش عالیه هزن سوره دموکراتیک قصد। ये देखिए मशीन गन्स देखिए, कितनी गोलियां अभी और बाकी थी, लेकिन अफसोस चलाने का मौका नहीं मिला इसको। कुत्ते की मौत मारा गया, ये भी सुअर की मौत मारा गया। तो ये स्थिति है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको भी
हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से लगातार बमबारी हो रही है। तो ये स्थिति फ़िलहाल सीरिया की दोबारा से वही बिगड़ती हुई, लेकिन अब स्थिति बताया जा रहा है, हालात काबू में आ रहे हैं धीरे धीरे। ISIS के जो आतंकवादी उनको फिर से पकड़ा जा रहा है, जो भाग गए थे वो दोबारा भी रिकैप्चर हो गए। तो ये सब आपको ये देखिए, ये सारे आतंकवादी जो है फिर से वापस पकड़ में आ गए। बहुत लंबी लाइन है जी। तो तमाम सारे जो आतंकवादी भागने का प्रयास कर रहे थे ये पकड़े गए। नीचे नहीं है सर, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, दाढ़ी सिर पे बाल गायब हो गए, लेकिन कमबख्तों को आतंकवाद नहीं उतर रहा। अभी देखिए चड्डियों में निकल रहे हैं सारे के सारे सुअर जो हैं, सारे सुअर पकड़े गए। इनसे चड्डियां भी उतरवा लेनी चाहिए थी, इनके साथ तो जो किया जाए सो कम है। बंदूक की दम पर ये गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को सताने वाले लोग पूछ रहे थे किससे नफरत करते हो, गोरे से, काले से, इनसे नफरत करता हूँ। हर जो आदमी बंदूक की दम पर आतंकवाद फैलाता है, दूसरे को मारता है, ऐसे सुअरों से उतारो बेटा उतारो। हाँ ये नंगे हो गए, जो कल तक अपने आप बड़ा भारी लड़ाका बता रहे थे, नंगे हो गए सारे के सारे। लो भाई लड़ाकों देख लो, अपने नंगों को देख लो, तुम्हारे लड़ाके नंगे होते हुए। हाँ चलो चलो, अभी चल क्यों नहीं पा रहा? अरे पैर ही तो टूटा है, चल। एक एक गोली और मारनी चाहिए सबके पैरों में। इनके लिए योगी जी सही हैं, ठोक ठोक के कम वक्तों सही करें। तो खैर ये इनकी स्थिति। ये भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हैं। भाई एक आध आदमी अंदर बैठा देना, पता चलता अंदर गलीमा करते हुए चले जाए। इनका भरोसा नहीं है सुअरों का। बड़ा ही सुअर टाइप के लोग हैं भाई, बाई गॉड। चलिए आइए आतंकवादियों को तो देख लो। कमांडर साहब, अरे रोको कमांडर साहब है, कमांडर साहब। हो चल नहीं। अरे लड़ाके, अरे जिनके मारे तो बड़ा डर लग रहा होता सबको। अबे नंगों, पिछाड़ी पे लात दे के ले जाना चाहिए, बेल्ट मार के इनको। हाँ ये ISIS। हाँ ये देखिए। अरे बुड्ढे, अरे क्यों? अरे कल तो तू गोली चला रहा था बंदूक पकड़ के, अब क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस फॉर दीज पीपल, जीरो टॉलरेंस। मतलब इनके लिए तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। खैर बहुत बढ़िया किया, इनको नंगा कर करके घुमाया जा रहा है। इनको जगह जगह घुमाया जाना चाहिए, पूरे शहर मोहल्ले सब जगह इनको घुमाया जाना चाहिए। अब आखिर काबू में आके सही स्थिति जो काबू में आ रही, ज़रा उसको देख लीजिए। ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? उसके पीछे ये झंडा है ना, इसलिए नहीं आ रही। साहब अमेरिका पूरा मदद कर रहा है इनकी। अब आप समझ जाइए, अमेरिका मदद कर रहा तो क्या करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ISIS के चंगुल से मुक्त हो जाएगा सीरिया, तो आप गलतफहमी में, क्योंकि आखिरकार अमेरिका यही करेगा जो उसने वहाँ किया। धीरे से इन्हीं लोगों के हवाले करके भाग जाएगा, ISIS के हवाले करके भाग जाएगा। जैसा अफगानिस्तान में किया वैसा ही यहाँ भी करेगा।
स्लीपर सेल देखिए कितना बड़ा काम कर देते हैं। एकदम से पूरे देश में अराजकता हो गई, इसलिए स्लीपर सेल से बच के चलना चाहिए। वेपन मार्केट एब्सोल्युटली, अमेरिका यहाँ पर भी वही करेगा जो उसने अफगानिस्तान में किया, कुछ अलग नहीं करने वाला है, इसको आप समझ लीजिए, कुछ अलग नहीं होने वाला। यहाँ पर भी वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ। अमेरिका अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता, वो यहाँ पर भी यही करेगा कि यहाँ पर लास्ट में इनको छोड़ कर जाएगा सबको मरने के लिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो चल रही हैं, जो आपके सामने हैं। बहरहाल नुकसान किसका हुआ? नुकसान आम जनता का हुआ, न घर के रहे न घाट के रहे। चलिए, ये तो हुई सीरिया की बात। अब यूक्रेन की बात कर लें, क्योंकि यूक्रेन की बात बहुत आवश्यक है। यूक्रेन को लेकर बड़ा ज़बरदस्त हंगामा है। ज़रा इसको भी देख लीजिए। एक मिनट, पहले ज़रा दो लोगों को शांत कर दूं। कीव वेट्स फॉर रशियन इन्वेजन। तो साहब, रशियन इन्वेजन का यूक्रेन के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इनका कहना 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रेडी टू फाइट विद रशिया। यूक्रेन की 1/3 जनता रशिया से फाइट करने के लिए तैयार है। काहे से? कार्डबोर्ड की इन बंदूकों से, लकड़ी वाली से। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और खबर आ रही है। जर्मनी ब्लॉक्स नेटो एलाई फ्रॉम ट्रांसफरिंग वेपन्स टू यूक्रेन। जर्मनी ने नेटो एलाई और जितने भी लोग हैं जिसको उसने अपने वेपन्स दिए, उसने स्पष्ट रूप से जर्मनी ने कह दिया कि हमारे यहाँ से बने हुए ओरिजिनेटेड जो जर्मनी से हैं या जर्मन डिज़ाइन के कोई भी वेपन्स किसी ने भी अगर लाइसेंस के तहत बनाए हैं तो वो यूक्रेन को नहीं दिए जाएंगे, वो नेटो को नहीं दिए जाएंगे, उसको नहीं दिए जा सकते। ठीक है ना? तो उसने साफ मना कर दिया। यूक्रेन को मदद के लिए जो हथियार है वो देने से स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है ना? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भारत मेक इन इंडिया। अब आपको समझ में आया मेक इन इंडिया कितना आवश्यक था। अगर नहीं होता तो कल को ये आप क्या भी हो सकता था। कोई देश आपसे लड़ता तो आप कुछ नहीं कर पाते। फिलहाल अमेरिका ने दुनिया भर की धमकियां दी है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। रशिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। रशिया अपनी सेनाएं दनादन यूक्रेन पहुंचा रहा है, यूक्रेन की सीमा पर पहुंचा रहा है। ये लीजिए वीडियो, ये रशियन फौज धड़ाधड़ फुल स्पीड में यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचती हुई। तो इसलिए आपको मेक इन इंडिया बहुत आवश्यक होता है, इसलिए आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर जैसे बोलते हैं ना, बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना? और इसके अलावा अब नई डेवलपमेंट ये है कि यूएस, जर्मनी और तमाम सारे अन्य देशों ने अपने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से आप यूक्रेन को छोड़ दें, मंडे तक सभी लोग खाली कर दें। ऐसा अमेरिका ने और जर्मनी ने अपने लोगों के लिए कहा है कि आप लोग मंडे तक खाली कर दें। इसका मतलब यूक्रेन और रशिया का वॉर इनएविटेबल हो गया। युद्ध लगभग होने की कगार पर है और यूक्रेन रशिया से लड़ पाएगा, इसमें बड़ी उम्मीद कम लगती है। खैर, संक्रांति गई भी पतंग किस किसने उड़ाई? हाँ भाई, इन्होंने भी उड़ाई। वानर महाराज हैं, पतंग उड़ाना इनको भी अच्छा लगता है। पतंग पकड़ ली भैया इन्होंने किसी की, पतंग हम भी उड़ाएंगे। ये लो, सबको पतंग उड़ाता देख उसका भी मन किया, उसने भी पतंग पकड़ ली। डोरा पकड़ में आया किसी का, पूरी पतंग उतार ली। सब चिल्लाते रह गए सब। अरे ना भाई साहब, तुम अकेले उड़ाओगे हैं? मैं बोलता हूँ मुझे उड़वा दो तो मुझे भगा देते हो।
बंदर क्या उड़ाएगा, बंदर क्या उड़ाएगा, ले बेटा उड़ा भी ली, उतार के भी दिखा दी, आ जा मजे में। तो ये कहते हैं रशिया इज एक्चुअल सुपर पावर, यूएस इज जस्ट अ बबल। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूएस सिर्फ, यूएस और चाइना जो है ना वो फोटो वाले सुपर पावर है, एक्चुअल सुपर पावर नहीं है ना। और देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली अगर देश देखा जाए तो इजराइल को मानूंगा मैं, क्योंकि सब तरफ से घिरा होने के बावजूद, सबसे छोटा होने के बावजूद सब पर भारी पड़ता है। आइए यदि आपको हमारा आज का लाइव पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपना कंट्रीब्यूशन करना मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। तो मित्रों ये था आज का लाइव, कल फिर मिलेंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे ना 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 कल कैसे, कल खबर एनालिसिस कैसे होगा? हो सकता है कल खबर एनालिसिस भी हो, या हो सकता है कुछ और हो, देखिए कि कुछ प्रयास करेंगे ना, कल कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो सवाल जवाब रूटीन के रहेंगे ना। कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छा खाते पीते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वो राय और ज्ञान जो है ना थोड़ा सा पड़ोसी को भी देना, अपने घर वालों को भी देना कि बचकर रहना है, अच्छे से खाना पीना है, उसकी बहुत आवश्यकता है वहाँ पर। बाकी इधर तो चलता ही रहेगा, इधर तो सबको फ्री है ही, ठीक है। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कल मिलते हैं।